हम चलते हैं मेथड नंबर सेकंड पर। ठीक, मेथड नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो मेथड नंबर सेकंड क्या है भाई? मेथड नंबर सेकंड एक काम करते हैं, आपको किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 5 का, राइट। तो हमको पहले से पता था कि 1 + x की पावर n जो होता है इसका जनरल टर्म होता है NCR x की पावर r। ठीक है, तो मुझे किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 5 का। x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा? NC5। क्या होगा? NC5। x की पावर 5 का कोफिशिएंट क्या होगा? NC5। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा भाई? देखो, इसमें मुझे x की पावर 5 चाहिए, तो कितना आंसर आएगा? 21C5। अगले वाले में 22C5, अगले वाले में 23C5 और लास्ट वाले में 30C5। समझ में आ गया? तो इसमें x की पावर 5 का कोफिशिएंट होगा 21C5, इसमें 22C5 एंड सो ऑन 30C5, राइट। यहाँ तक आ गए, यहाँ का वापस लटक गए। लटकने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा मेहनत करते हैं। क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए? 21C6 ऐड करो और 21C सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, 21C6 ऐड करो, 21C सब्ट्रैक्ट कर दो। कर दिया? अब क्या होगा भैया? आगे सुनो, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी NCR + NCR-1। NCR + NCR-1 क्या होगा? n+1CR। ठीक है, NCR + NCR-1 n+1CR। इन दोनों को क्लब करो, कितना आएगा? 23C6 NCR, है ना। इन दोनों को क्लब करो, कितना आएगा? 24C6। ऐसे चलते जाएंगे, जब लास्ट वाले के साथ क्लब करेंगे तो ये आएगा 31C6। आगे समझ में आना चाहिए भैया, हम पढ़ चुके हैं पहले। इन दोनों का ऐड किया 22 से 6, इसको इसके साथ क्लब किया 23 23 के साथ क्लब होगा 24 से 6। ऐसे जब 30 के साथ क्लब होगा तो 31 से 6। ठीक, तो आपका आंसर कितना है? आपका आंसर आया 31C6 - 21C6। दैट इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करेंगे? ठीक है, आपसे उसने बोला कि x की पावर p का कोफिशिएंट इज ग्रेटेस्ट, कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इज ग्रेटेस्ट। क्वेश्चन लिखा हुआ है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देन p क्या होगा? क्वेश्चन ये है कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर p इज ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट देन p क्या होगा? यानी x की पावर p का जो कोफिशिएंट है वो ग्रेटेस्ट है, वो आपसे कह रहा है, तो बताइए p क्या होगा, राइट। तो क्वेश्चन करते हैं सॉल्व, है ना। अब अपन को चाहिए क्या करना है? अपन क्या करेंगे? कोफिशिएंट निकालेंगे और x की पावर p क्या होगा? p क्या होगा? x की वो पावर होगी जिसका कोफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा, राइट। तो चलिए वापस, ये जीपी है, क्या है? जीपी है। ठीक है, तो चूंकि गिवन इज अ जीपी का सम निकालेंगे हम। कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 20 है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टर्म्स है वो 20 है। तो a 1 है, यहाँ पर a कितना है? 1 है। ठीक है, और r कितना है? r है 1 + x। हमने फॉर्मूला लगाया, क्या लगाएंगे? फॉर्मूला a तो 1 है, r कितना है? 1 + x, तो 1 + x की पावर 20 - 1 अपॉन 1 + x - 1, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 1 + x की पावर 20। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं, है ना। 1 + x की पावर 20 को हम ओपन कर लेते हैं, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो C0 + C1x + C2x² एंड सो ऑन। ठीक है, और ये आएगा C20 x की पावर 20 आ गया। अच्छा, यहाँ पर कितना आएगा? -1 आएगा। कितना आएगा? -1 आएगा, डिवाइड बाय कितना आएगा? x आएगा। ठीक है ना, तो C0 से C0 यानी 1 कैंसिल हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ तक आने के बाद भाई हमने इसको एक्सपेंड किया, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ इसका फॉर्मूला क्या होता है। इसको एक्सपेंड करने के बाद ये आ जाएगा C0 से 1 कैंसिल होगा। अब बचा उसको x से डिवाइड कर देते हैं, तो x से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? C1 आएगा प्लस C2x आएगा। ठीक है, C3x² आएगा और लास्ट में आएगा C20 x की पावर 19 आएगा। x से डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। आगे यहाँ तक आने के बाद अब मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। यहाँ पर मेरे पास कोफिशिएंट आ रहे हैं, लेकिन मुझे x की वो पावर लेनी है जिसका कोफिशिएंट हाईएस्ट हो। तो मैं आपको बता दूँ, ये NC1 है, ये NC2 है, NC3 है। तो अगर हम आगे तक जाएँ तो आप सोचो कौन सी टर्म ऐसी है जिसका कोफिशिएंट हाईएस्ट है। हम पहले बोल चुके हैं मिडिल टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट हाईएस्ट होता है। यहाँ पर कोफिशिएंट के नाम पे बाइनोमियल कोफिशिएंट ही है, तो मिडिल टर्म जो होगी उसका कोफिशिएंट हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल जो टर्म्स थी वो 21 थी। यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स थी? 21 टर्म्स है। तो मिडिल टर्म कौन सी होगी? 11 नंबर वाली। कौन सी वाली? 11 नंबर वाली। ठीक है, 11 नंबर का मतलब हो गया C10। 11 का मतलब हो गया C10, राइट। समझ में आ गया? 11 नंबर का मतलब हो गया C11, राइट। C11 हो गया, राइट। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। तो जैसे ये C1x है ना, x की पावर 1 है ना, C1 सेकंड नंबर की टर्म है। थर्ड नंबर की टर्म C2x² है। फोर्थ नंबर की टर्म कितनी है? C3x³ है। तो 11 नंबर की टर्म होगी C10x की पावर 10। ठीक है, तो आपको बता दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास टोटल 21 टर्म्स थी। 21 टर्म्स में से बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होता है वो मैक्सिमम किसका होता है? मिडिल टर्म का होता है। मिडिल टर्म कौन सी होगी? 11 नंबर वाली। 11 नंबर वाली कौन सी होगी? C10x की पावर 10, राइट। समझ आ गया? C10x की पावर 10 तो लिख लेते हैं अपन, है ना। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? लिख लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट जो होगा, ध्यान रखना यहाँ पर बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलो या कोफिशिएंट बोलो एक ही बात है, क्योंकि और साथ में कुछ है नहीं।
तो वो होगा C10 और साथ में क्या होगा x की पावर 10। क्लियर? अच्छा, एक चीज और ध्यान देने वाली बात थी, हमने किससे डिवाइड कर दिया था उसे? x से डिवाइड कर दिया था। किससे डिवाइड कर दिया था? x से। और x से डिवाइड करते ही पावर कितनी बच गई? 9। ओके, अगर अभी भी किसी को कंफ्यूजन है तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक के एक्सप्रेशन की बात करता हूँ। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 21 थी। टोटल नंबर ऑफ 21 से तो मिडिल टर्म हो गई 11th नंबर की। 11th नंबर की टर्म कौन सी होगी? C10 x की पावर 10 होगी। मिडिल नंबर टर्म कौन सी होगी? C10 x की पावर 10 होगी। ये वो टर्म होगी जिसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट सबसे ज़्यादा होगा। उस बाइनोमियल कोएफिशिएंट ये सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद डिवाइड बाय करेंगे x से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? x की पावर 9। तो आंसर क्या आएगा? C10 x की पावर 9। ठीक है, तो ये हाईएस्ट बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, उसके साथ x की पावर कितना आएगा? 9। तो आपसे पूछा गया था कि वो बाइनोमियल कोएफिशिएंट जिसके साथ x की पावर p लगा हुआ है, जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट ग्रेटेस्ट है, उसमें बताइए p कितना होगा? तो आंसर इज p = 9, क्योंकि ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम होगा NC10। इसके बाद हम जाते जाएंगे तो वैल्यू कम होती जाएगी, राइट। दो क्वेश्चन हमारे सामने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है कि 3 की पावर 2n/8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा। क्वेश्चन ये है 3 की पावर 2n/8 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, ये ठीक है ना, ये फ्रैक्शनल पार्ट लिखा हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन ये है, इसने पूछा है कि ये चीज़ लैम्डा के बराबर है तो 2 लैम्डा क्या होगा। ये क्वेश्चन मार्क है, ये भी क्वेश्चन मार्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों क्वेश्चन मार्क है। पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, आपने लिखा 3 की पावर 2n/8 लिखा हुआ है। क्या 3 की पावर 2 की पावर n/8 लिख दूँ? बिल्कुल ठीक है। क्या मैं इसे 1 + 8 की पावर n/8 लिख दूँ? बिल्कुल ठीक है। ठीक है, 3 की पावर 2n लिखा था हमने, 3 की पावर 2 मतलब 9 होता है, 9 को हमने 1 + 8 लिख दिया, आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ऊपर वाले को एक्सपेंड करूँगा। कैसे करूँगा? उसी फॉर्मूले से करूँगा, 1 + x की पावर n से। जब मैं 1 + x की पावर n से एक्सपेंड करूँगा तो क्या लिखूँगा? C0 + C1 × 8, फिर क्या लिखूँगा? C2 × 8 का स्क्वायर, और लास्ट में लिखूँगा Cn × 8 की पावर n। ठीक है, और डिवाइड बाय क्या लिखूँगा बेटा? डिवाइड बाय 8 लिखूँगा। ओके, ये सब चीज़ें चल रही हैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें किसके अंदर चल रही हैं बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर चल रही हैं। ये सब चीज़ें चल रही हैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर, ठीक है ना। ये सब चीज़ें चल रही हैं फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर। आगे आप डिवाइड कर देते हैं। जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा C0/8, ठीक है। C0/8 मतलब 1/8, ठीक है ना। C0/8 का मतलब 1/8 प्लस बाकी सारी टर्म्स में 8 आ रहा है ना। बाकी सारी टर्म्स में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। तो जैसे ही मैं 8 कॉमन लूँगा तो जो भी टर्म्स बचेंगी C1 + 8 × C2 एंड सो ऑन डिवाइड बाय, है ना, Cn 8 की पावर n-1। ठीक है, समझ में आ गया। और सब में से 8 कॉमन ले लिया और अपॉन में 8 आ रहा है, ठीक है, ये आ जाएगा। लीजिए सर, तो 8 से 8 कैंसिल हो गया। अब एक चीज़ सोचने वाली बात है, एक बेसिक आइडिया अगर बच्चे को है, अगर किसी बच्चे को एक बेसिक आइडिया है तो उसे पता होगा कि हम ये बोलते हैं बेटा कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + i = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है और i खत्म हो जाता है। एक बेसिक आइडिया होता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + i में i खत्म हो जाता है और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बचता है। ये प्रॉपर्टी होती है, एक बेसिक प्रॉपर्टी है, राइट। इधर आ जाइए। चूंकि ये भी एक इंटीजर टर्म है, ये भी एक इंटीजर टर्म है, ये सारी की सारी टर्म्स हैं वो इंटीजर हैं, ठीक है। ऑल द टर्म्स आर इंटीजर, ऑल द टर्म्स आर इंटीजर, ठीक। और हम अभी चिल्ला के बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + i = फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, i को खा जाता है, इंटीजर को खा जाता है, तो पूरा का पूरा इंटीजर को खा गया, गप खत्म, खेल खत्म। बचा कितना? केवल और केवल 1/8 बचेगा, बाकी सब खत्म हो गया। और 1/8 का फ्रैक्शनल पार्ट 1/8 ही होता है। अगर कोई संख्या पॉइंट्स में है और पॉजिटिव है, 0.2 का 0.2, 0.3 का 0.3, 0.4 का 0.4, 1/8 का 1/8, ये आंसर होगा इसका, ठीक है, बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास ये है ना। इसमें से मैंने क्या करा? 1/2 कॉमन लिया। पहले तो आपको समझ में आएगा थोड़ी देर बाद। 1/2 कॉमन लेने के बाद क्या बनेगा? 10C0 बनेगा, -2 × 10C1 बनेगा, प्लस 2 स्क्वायर 10C2 बनेगा, ठीक है, माइनस का 2 क्यूब बनेगा, ठीक है। और यहाँ पर आएगा 2 की पावर 10 आएगा और 10C10 आएगा, ठीक। और बराबर आएगा लैम्डा। कितना आएगा? लैम्डा, ठीक है। आपने हाफ कॉमन लिया, हाफ कॉमन लेने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है। अब इस एक्सप्रेशन को अगर हम लगातार घूरेंगे, क्या करेंगे? लगातार घूरेंगे इस एक्सप्रेशन को, लगातार देखो आप, ठीक। अब आप इस सोचो, हमने लिखा था 1 + x की पावर 10, क्या होगा भाई? मैं क्या लिखता? 10C0 लिखता प्लस 10C1 x लिखता, ऐसे लिखता ना। अगर मैं x की जगह -x कर दूँ तो क्या लिखता? 10C1 माइनस का प्लस क्या लिखता है बेटा? 10C2 x² लिखता, शायद मैं ऐसे ही लिखता, ठीक है। तो अगर 1 + x की पावर n होता तो हम प्लस प्लस करते, और 1 - x होता है तो प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे होता है। अब आप सोचो, अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रख दूँ
अगर मैं यहाँ x की जगह 2 रख दूँ तो शायद आपको यही एक्सप्रेशन नज़र आ रहा होगा जो ऊपर लिखा हुआ है, tan c नॉट माइनस tan c1 इंटू 2 प्लस tan c2 इंटू 2 स्क्वायर। हो शायद यही नज़र आ रहा है, शायद यही नज़र आ रहा है। क्लियर? तो ऊपर वाले एक्सप्रेशन को अगर मैं लगातार घूरूं तो मुझे समझ में आ गया कि भैया ये जो पूरी गणित लिखी हुई है क्या लिखी हुई है, 1 माइनस 2 की पावर 10 लिखा हुआ है, तो 1/2 लिखा हुआ है और 1 माइनस 2 की पावर 10 लिखा हुआ है। 1 माइनस 2 का मतलब -1, ये लिखा हुआ है 1 माइनस 2 की पावर 10 और बराबर में क्या लिखा हुआ है, लैम्डा, तो 2 लैम्डा बराबर 1। तो आंसर इज 2 लैम्डा बराबर 1। क्लियर? हम चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन लिखा हुआ इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n इफ ए बी सी डी आर द कोफिशिएंट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, है ना, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जो 4 टर्म्स होंगी लगातार उनके कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n है ना, तो 1 प्लस एक्स की पावर n में 4 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के कोफिशिएंट्स अपन ले रहे हैं, तो क्या ले सकते हैं अपन में, 4 कॉन्जिक्यूटिव क्या ले सकते हैं, अपन ले सकते हैं जैसे ABCD लेना है ना, तो आप ले सकते हो NCR, है ना, NCR R-1 ले लो, R ले लो, NCR+1 ले लो और NCR+2 ले लो, कोई भी ले लो 4। कोई बच्चा बोले कि सर NCR से स्टार्ट करना चाहता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट कर, NCR-2 से स्टार्ट करना चाहता हूँ, कहाँ कहीं से स्टार्ट कर, कॉन्जिक्यूटिव लेना है, NCR-1 NCR NCR+1 NCR+2, जित तो तेरी मर्जी, बोल 4 लेना है लेकिन 4 कॉन्जिक्यूटिव लेने हैं। अब रखना चालू करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं A/A+B, है ना, मैं लिख रहा हूँ A/A+B, ठीक है। तो A कितना हुआ, NCR-1, नीचे कितना हुआ, NCR-1 प्लस NCR, ठीक है, तो ये आएगा NCR-1। अच्छा, NCR प्लस NCR-1 क्या होता है, N+1CR, यही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे पास आ गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, C/C+D पर आ जाइए, है ना, C/C+D पर आइए, तो कितना आएगा, NCR+1 अपॉन NCR+1 प्लस NCR+2। क्लियर? कितना आएगा भाई, NCR+1 अपॉन NCR प्लस NCR-1, कितना आ गया, N+1 CR+2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये दोनों आ गए, है ना। अच्छा, B/B+C वो भी हम निकाल लेते हैं, है ना, तो B/B+C वो भी हम कैलकुलेट करते हैं। तो B कितना होगा, NCR, ठीक है, ये आएगा NCR प्लस NCR+1, ठीक, ये कितना आएगा, NCR आएगा। अच्छा, NCR प्लस NCR-1 कितना होगा, N+1CR, ये आ जाएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आ गया। अब एक काम करते हैं, एक प्रॉपर्टी मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी, मैं पहले सिखाता हूँ इसलिए प्रॉपर्टी कि NCR बराबर लिख सकते हैं N/R N-1 CR-1। भैया बोला है आपको, चिल्ला के साफ साफ बोला है आपको, बोला गया भाई NCR को लिख सकते हैं N/R N-1 CR-1, ठीक है, तो लिख सकते हैं। तो इसी का मैं यूज़ करूँगा, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, NCR-1 तो है ही, इसको लिखेंगे N+1 अपॉन R और एक कम कर दो NCR-1, कैंसिल हो गया, ठीक है। समझ आ गया? इधर आ जाइए, ये क्या लिखा हुआ है, NCR+1 लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एक कम कर दो, क्या लिखेंगे, N+1 अपॉन R+2 और एक कम कर दो NCR+1, ठीक है। इधर आ जाओ, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ NCR लिखा हुआ है, यहाँ N+1 अपॉन R+1 लिखा हुआ है और ये NCR हो जाएगा, ये भी कैंसिल कर दो, कर दिया कैंसिल, ठीक है, सारे कैंसिल कर दिया आपने। सारे कैंसिल करने के बाद अब आपको उठा के रखना है, ठीक है ना, उठा के रख देते हैं। तो मैं सबके लिए रख रहा हूँ A/A+B, है ना, A/A+B की वैल्यू रखूँगा मैं R/N+1, R/N+1, ठीक है। आगे चलिए, C/C+D, C/C+D की वैल्यू मैं क्या रखूँगा, C/C+D की वैल्यू रखूँगा R+2/N+1 रखूँगा, ठीक है सर, बराबर लैम्डा, ठीक है, लैम्डा। अच्छा, B/B+C की वैल्यू क्या रखूँगा, B/B+C की वैल्यू रखूँगा R+1/N+1, लो भैया ये रख दिया अपन ने, सारी वैल्यूज़ मैं रख चुका हूँ, N+1 विदा हो गया। अच्छा बताओ कितना आएगा यहाँ से, ये आएगा 2R+1, ठीक है, 2R+2 आता है, 2 कॉमन आ गया, R+1 बराबर में कितना आएगा, लैम्डा इंटू R+1, ये कैंसिल हो गया। बताइए लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो इस तरह से अपन क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो जेई वाला क्वेश्चन है ना, मैंने इसके नीचे इसलिए रखा है कि जेई वाला क्वेश्चन हमें ट्राई करना है, क्योंकि आप लोग कर सकते हो अब, क्योंकि तरीका समझ में आ गया। देखो जेई ने क्या पूछा था, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म। अब यहाँ पर n था भैया, n+5 है, क्या फर्क पड़ रहा है, और उनका रेशियो दे रखा है उसने, तो आपको बताना है n क्या होगा। तो ट्राई करते हैं, तो ट्राई करिए सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ दिस आर इन द रेशियो, है ना। देखें सबसे पहली बात, 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स क्या मानोगे आप, n+5 CR-1 मानोगे, और क्या मानोगे
n+5c r मानोगे और क्या मानोगे n+5c r+1 मानोगे। ये 3 कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स मान लिया आपने, ठीक है। उसने रेशो दे रखा है 5:10⁴ का, राइट। देखिए इन तीनों का रेशो 5:10⁴ दे रखा है। देखिए इन दोनों का रेशो लिखा सबसे पहले, तो इन दोनों का रेशो क्या आएगा भाई, है ना 5:10। उल्टा लिख देता हूँ मैं, इन दोनों का रेशो कितना आएगा, तो n+5/n+5c r-1, इन दोनों का रेशो कितना आ गया बेटा 10/5 आ गया, ठीक है। अब हमने एक प्रॉपर्टी और लिखी थी, हमने प्रॉपर्टी लिखी थी बेटा कि NCR/NCR-1 बराबर होता है n-r+1/r, ठीक है। NCR/NCR-1 होता है n-r+1/r। इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ करेंगे, तो ये NCR हो गया और NCR-1 हो गया, तो क्या लिखेंगे n का काम कर रहा है n+5 माइनस r का काम r ही कर रहा है +1 डिवाइड बाय r, है ना। ये किसके इक्वल हो गया बेटा, ये इक्वल हो गया 2 के, ठीक है। तो यहाँ से n+6 है ना, n+6 बराबर आ गया 3r। ये पहली इक्वेशन आ गई। अब दूसरे वाले पर आ जाइए। दूसरा क्या रेशो दे रखा है 10:14 है ना, या 14:10, तो इन दोनों का रेशो ले रहा हूँ मैं ना, इन दोनों का रेशो ले रहा हूँ। तो मैं अब ले रहा हूँ n+5c r+1/n+5c r, ठीक है। इन दोनों का रेशो है ना, इन दोनों का रेशो दे रखा है कितना 14/10। 14/10 का मतलब हो गया बेटा, 14/10 का मतलब हो गया 7/5, ठीक है। वापस प्रॉपर्टी लगाऊंगा, कौन सी वाली, ये वाली NCR/NCR-1 वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो यहाँ पर लिखेंगे n का काम कौन कर रहा है n+5 माइनस r का काम कौन कर रहा है r+1, r का काम कौन कर रहा है r+1 +1/r+1। ये किसके बराबर है, ये 7/5 के बराबर है, ठीक है। तो 1 से 1 उड़ गया ना। चलो अब कितना आएगा देखिए, तो ये आ गया 5n आ गया, ठीक है, माइनस का 5r आ गया, ठीक है, और 25 आ गया, ठीक है, बराबर में 7r आ गया प्लस 7 आ गया, ठीक। तो क्या आ गई इक्वेशन आ गई 5n, ठीक है, 5n आ गई, और क्या आ गई है ना 5n आ गई, और ये आ गया माइनस का 12r आ गया, और बराबर में कितना आ गया माइनस का 18। ये दूसरी इक्वेशन आ गई, ठीक है। बस इन दोनों को सॉल्व करना है, यू विल गेट n और r। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब यहाँ से आपको n और r निकालना है, तो n के लिए उठा के यहाँ से रख लेते हैं, n के लिए 3r-6 रख लेते हैं, n के लिए यहाँ रखेंगे 3r-6 है ना, n के लिए उठा के रख लेते हैं। कौन सी रॉकेट साइंस है, ठीक है। सॉल्व कर लेते हैं, तो कितना आएगा 15r-12r, कितना आएगा 3r बचेगा, और ये बचेगा 30 उधर गया तो कितना बचेगा 12, तो r की वैल्यू कितनी आएगी 4। अच्छा, अगर r की वैल्यू 4 आ रही है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 6, और यही हमारा आंसर है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि 1+y⁴m लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें उसने बोला कि rth टर्म, r+1th टर्म और r+2th टर्म के कोफिशिएंट्स AP में है। rth टर्म है तो r क्या होगा r-1, ठीक है। तो rth टर्म है तो r कितना होगा r-1, तो mcr-1, r+1 के लिए mcr, अगले वाले के लिए mcr+1, ठीक है। तो इसका जो कोफिशिएंट होगा rth का वो होगा mcr-1, इसका होगा mcr, इसका होगा mcr+1। उसने बोला ये AP में है, और हम ये जानते हैं मैथ्स में कि अगर ABC अगर AP में है तो बेटा 2b बराबर होता है a + c, 2b बराबर होता है a + c। तो हम इस चीज़ को लिख सकते हैं, 2 × mcr बराबर आएगा mcr-1 + mcr+1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या लिखेंगे इसको लिखेंगे m फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल m-r फैक्टोरियल, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे m फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल और m-1 फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे m फैक्टोरियल अपॉन r+1 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको लिखेंगे m-r-1 फैक्टोरियल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, ये भाई साहब इससे कैंसिल हो गए कैंसिल। थोड़ा सा और कैलकुलेशन हमें करनी पड़ेगी, तो हम कैलकुलेशन थोड़ा सा और करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, थोड़ा स्मार्टली काम करते हैं। यहाँ r-1 फैक्टोरियल आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस r को लिखेंगे r × r-1 फैक्टोरियल। यहाँ पर आपको m-r-1 दिख रहा है, तो इसको मैं क्या लिखूँगा, इसको लिखूँगा m-r और m-r-1। इधर आ जाओ भैया, है ना, थोड़ा जगह का अभाव है। तो 1/r-1 फैक्टोरियल, इसको क्या लिखेंगे m-r+1 और m-r, और यहाँ क्या लिखेंगे m-r-1, ठीक है। प्लस इधर आ जाइए, इसको क्या लिखेंगे r+1 × r-1 फैक्टोरियल, ठीक है, ऐसा लिखेंगे। और ये तो साथ में चल ही रहा है, हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, कैंसिल करते जाओ ना, r-1 फैक्टोरियल कैंसिल, m-r-1 फैक्टोरियल m-r-1 फैक्टोरियल कैंसिल,
ठीक है। अब जो बच गया है ना, जो बच गया उसे लिख देते हैं। तो जो बच गया उसे लिख देते हैं। बच गया तो क्या लिखा भाई, बचा हुआ लिखा हुआ 2/r इंटू m माइनस आर, ठीक है। इधर कितना लिखा हुआ भैया, इधर लिखा हुआ m माइनस आर प्लस 1, ये लिखा हुआ है, ठीक है। इधर कितना लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ 1/r इंटू आर प्लस 1। समझ में आ गया। तो इस तरह से मेरे पास लिखा हुआ है, ठीक है। चीज़ें आपके सामने क्लियरली लिखी हुई है, लिखा हुआ, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। सॉल्व अब आप करोगे, सारे बच्चे खुद मिलके सॉल्व करोगे, एलसीएम लोगे, ये काम आपका है, ये आपको ही करना है। और सॉल्व करने के बाद यू विल गेट दिस। और उसको एज ए रिजल्ट याद रखना बच्चों, इसको एज ए रिजल्ट याद रखना कि जब भी 1 + y की पावर m जो है उसमें अगर r है टर्म का, r + 1 है टर्म का और r + 2 है टर्म का कोफिशिएंट अगर AP में है तो आपको प्रूव करवा रहा है। तो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए, रख सकें तो अगर आप रख सकें तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं रख पाएंगे तो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसे याद रखिएगा। अब इसका फ़ायदा बताता हूँ। इसका फ़ायदा क्या है, देखिए इसका फ़ायदा क्या है बेटा। इसका फ़ायदा ये है, जैसे अगला वाला क्वेश्चन मुझे करना है, उसने बोला कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म AP में है। कोफिशिएंट ऑफ सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म AP में, सेम एक्सप्रेशन है, r + 1 r + 2, r का काम कौन कर रहा है 2, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म आर इन AP, ठीक है। तो आपको बताना है कि m क्या होगा, राइट। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 1 + y की पावर m है, ठीक है। r का काम कौन कर रहा है सेकंड, इससे कंपेयर कर रहा हूँ मैं, इससे, इस क्वेश्चन को इससे कंपेयर कर रहा हूँ। तो r का काम कौन कर रहा है सेकंड, तो r का काम 2 कर रहा है, ठीक। तो r की जगह हम 2 रख देते हैं। r की जगह जैसे ही मैंने 2 रखा तो ये क्या बनेगा भाई, ये बनेगा m² - 9m + 14 = 0, ठीक है। तो यहाँ से इसके फैक्टर हो गए, m - 2 इंटू m - 7 = 0, ठीक है। तो यहाँ से m की 2 वैल्यू आएंगी 2 और 7 आ गई। अब यहाँ पर बच्चा कंफ्यूज हो गया कि यार m के लिए 2 लूँ कि 7 लूँ। अरे यार, जब तू खुद कह रहा है क्वेश्चन के अंदर कि सेकंड टर्म भी है तेरे पास, थर्ड टर्म भी है तेरे पास, फोर्थ टर्म भी है भाई, तो अगर m 2 होता, अगर m 2 होता, अगर m के लिए 2 होती तो केवल 3 टर्म आती भैया, ओनली 3 टर्म्स आती। अगर m 2 होता तो ओनली 3 ही टर्म्स आती। पॉसिबल ही नहीं है, हम तो चौथे टर्म की बात कर रहे हैं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। अगर m 2 होता तो केवल 3 ही टर्म आती, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या होगी बेटा, 7 होगी। तो आंसर विल बी 7, आंसर विल बी 7। ओके, नाउ वी मूव ऑन। हम ये बात करते हैं, एक ट्रिक्स इसे बोल सकते हैं, ये ट्रिक है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे मुझे ax की पावर अल्फा प्लस माइनस b/x की पावर बीटा और उसकी पावर n है, ठीक है ना, ठीक। और हमें फाइंड आउट करना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n, ठीक है, ठीक है। व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें ये फाइंड आउट करना है कि ax की पावर अल्फा प्लस माइनस b/x की पावर बीटा की पावर n जो है उसमें x की पावर r का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए। क्वेश्चन ये है, ठीक है, x की पावर r का कोफिशिएंट कैसे निकाला जाए। तो एक तो होता है मेथड क्या कि भाई हम इसकी r + 1 टर्म लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, NCR लिखेंगे, और क्या लिखेंगे, फर्स्ट की पावर n - r लिखेंगे, सेकंड की पावर क्या लिखेंगे, r लिखेंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा NCR, ये आएगा a की पावर n - r, ठीक है, प्लस माइनस b की पावर r, ठीक है। x की पावर कितना आएगा, x की पावर n - r है ना। तो x की पावर देखो कितना आएगा, x की पावर आएगा n अल्फा माइनस अल्फा r, ठीक है, और ये आएगा माइनस बीटा r, ठीक है ना, ये आ जाएगा। आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। वैसे तो हम क्या करते हैं, हमें x की पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 5 का कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 10 का कोफिशिएंट चाहिए। तो हम हमेशा क्या करते हैं, जब भी हम x की पावर 4, x की पावर 5, हम हमेशा r + 1 टर्म लिखते हैं, r + 1 टर्म निकाल कर उसमें x की पावर देख लेते हैं, राइट। लेकिन मैं इसकी जनरल ट्रिक बता रहा हूँ कि ट्रिक क्या है। जैसे मुझे x की पावर r का कोफिशिएंट निकालना है, तो ये चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए, r के, किसके बराबर होनी चाहिए, r के, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए n अल्फा, ठीक है, माइनस r अल्फा, ठीक है, और माइनस बीटा r, ये बराबर होना चाहिए r के। मुझे x की पावर r चाहिए, ठीक है, तो r के बराबर कर दिया। तो यहाँ से मेरे पास है ना, यहाँ से r बराबर क्या आएगा, ठीक है, r बराबर आएगा n अल्फा, ये बीटा r है, ये बीटा r है, ठीक है। और कुछ गड़बड़ करिएगा हमने, ठीक है, x की पावर बीटा r हो गया, ये n अल्फा हो गया, माइनस r अल्फा हो गया, और ये माइनस बीटा r हो गया, बराबर में x की पावर r चाहिए था, तो ये हमने r के बराबर कर दिया। r वाली टर्म्स कौन कौन सी वाली, सब सारी टर्म्स r की हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा
एक्स की पावर m का कोफिशिएंट चाहिए, मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, एक्स की पावर m का कोफिशिएंट कर लें, r तो ऑलरेडी पिक्चर में है ही, एक्स की पावर m करिए आप इसे, ठीक है ना, क्या करिए एक्स की पावर m करिए, तो इसे m के r कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से r बताओ क्या निकल कर आएगा, r निकल कर आएगा n अल्फा m माइनस अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ओके। समझ में आ गया मैंने क्या बोला, मैं रिपीट करता हूँ मेरी बात को, मेरे को जब भी इस एक्सपेंशन के अंदर एक्स की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है, एक्स की पावर m का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का, एक्स क्यूब का, एक्स की पावर 4 का, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना है, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर यानी m2 हो गया, एक्स क्यूब यानी m3 हो गया, x4 यानी m4 हो गया, x5 यानी m5 हो गया, ठीक है ना। तो जब भी हम एक्स की पावर m का कोफिशिएंट निकालना है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं, r बराबर n अल्फा माइनस m अपॉन अल्फा प्लस बीटा। व्हाट इज अल्फा, दिस इज अल्फा, व्हाट इज बीटा, दिस इज बीटा, ठीक है। व्हाट इज एन, दिस इज एन, एक्स की पावर m जिसका m जो भी आपको निकालना है, जैसे एक्स स्क्वायर का निकालना है व्हाटएवर, ठीक है। जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन आया सिंपल सा, आपने मुझसे पूछा कि सर एक्स स्क्वायर माइनस 1/x की पावर 9 है, ठीक है, और सर आप तो मुझे एक्स की पावर 3 का कोफिशिएंट निकाल दो, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो अल्फा कितना हुआ 2 हो गया, बीटा कितना हुआ 1 हो गया, एन कितना हुआ 9 हो गया, अच्छा एम कितना हो गया 3 हो गया, बस खत्म, ठीक है। तो आर निकल जाएगा, आर कितना आएगा बेटा, आर आएगा एन अल्फा, आर आएगा एन अल्फा, आर आएगा एन अल्फा माइनस एम, एम कितना हुआ 3 अपॉन अल्फा प्लस बीटा कितना हुआ 3, तो आर की वैल्यू 5 आ गई, यानी एक्स कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब जो है वो किसमें प्रेजेंट होगा, 6th टर्म में प्रेजेंट होगा। तो आर की वैल्यू 5 है, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब प्रेजेंट होगा 6th टर्म में। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब प्रेजेंट इन T6, समझ आ गया। तो 6th टर्म में प्रेजेंट होगा, तो हम एक्स क्यूब का कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट निकालना आर ही तो निकालना होता है, तो आर निकालने के लिए हमें मेहनत करनी होती है, तो वो मेहनत आपकी बच जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्स टू द पावर कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर अगर मुझे निकालना है, तो कभी भी आपको ये कैलकुलेट करना है तो आप आर निकालिए इस फॉर्मूले से, और आर निकालने के बाद आप कोफिशिएंट निकाल लेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, है ना, वो टर्म निकालो जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है, राइट। यानी आपको चाहिए एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट, यानी आपको चाहिए एक्स की पावर 0, ठीक है ना। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का मतलब एक्स की पावर 0 चाहिए। चलिए सबसे पहले कंपेयर करिए, अल्फा कितना हुआ 2 हो गया, ठीक है, बीटा कितना हुआ 1 हो गया, ठीक है। अल्फा कितना हो गया 2 हो गया, बीटा कितना हो गया 1 हो गया, एन कितना हो गया 10 हो गया, और एम कितना हो गया 0 हो गया, ठीक है। तो आर का फॉर्मूला लगाइए, आर का फॉर्मूला हो गया एन अल्फा 20 माइनस 0 अपॉन अल्फा प्लस बीटा, तो आर की वैल्यू हो गई 20/3, ठीक है। अच्छा आर इक्वल्स टू 20/3 आने का मतलब है 20/3 आपको पता है ये फ्रैक्शन में, और आर फ्रैक्शन में हो नहीं सकता, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। और अगर ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब ये बोल सकते हैं इसमें ऐसी कोई टर्म नहीं आएगी जिसमें एक्स की पावर 0 आएगा, ठीक है। दिर इज नो टर्म, है ना, नो टर्म ऑफ एक्स टू द पावर 0, नो टर्म ऑफ एक्स टू द पावर 0 प्रेजेंट, कोई भी टर्म ऐसी नहीं आएगी जिसमें एक्स की पावर 0 प्रेजेंट होगा, क्लियर। तो इसका आंसर आएगा देयर इज नो टर्म जिसमें एक्स की पावर 0 प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि एक्स साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा अपॉन एक्स टू द पावर 10, द फाइंड ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है। आपको उस टर्म की ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर एक्स की पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पर भी एक्स की पावर 1 है, ठीक है। तो अल्फा 1 हो गया, बीटा 1 हो गया, राइट। फॉर्मूला लगाते हैं, तो आर इक्वस टू लिखेंगे, एन का काम 10 कर रहा है, तो 10 माइनस एक्स की पावर 0 यानी m 0 हो गया अपॉन 2, ठीक है। तो यानी आर की वैल्यू 5 आ गई, ठीक है। फॉर्मूला कौन सा लगाया समझ में आया सारे बच्चों को, एन अल्फा माइनस एम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, एन अल्फा 10 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 1 प्लस 1, ठीक है। तो आर की वैल्यू 5 आ गई। अच्छा आर की वैल्यू 5 आने का मतलब है, ठीक, अब आप टर्म निकाल लोगे, तो T6 10 C5, ठीक है, 10 C5, फर्स्ट की पावर 10 माइनस 5 और सेकंड की पावर 5, ठीक है ना। फर्स्ट 10 C5 यानी NCR, फर्स्ट की पावर 10 माइनस 5, सेकंड की पावर 5, ठीक है। एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 10 C5 अपॉन 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक है ना, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, समझ में आ गया। तो 10 C5 हो गया, 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 10 C5 अपॉन 2 की पावर 5, और ये बनेगा sin 2 अल्फा की पावर 5, समझ में आ गया। सीधा सीधा फंडा क्या, एक्स की पावर 5 से एक्स की पावर 5 कैंसिल हो जाएगा,
ये 10c5 हो गया, 2 की पावर 5 से 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए, बन जाएगा sin 2 अल्फा। ठीक है, अब आप चाहते क्या हो, आप चाहते हो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू, और हम ये जानते हैं कि sin 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। हम सब जानते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, राइट। तो हम सब जानते हैं कि sin 2 अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। दैट्स वाई हमारा जो आंसर आएगा, यानी इसका आंसर आएगा वो आएगा मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी वो आएगी 10c5 अपॉन 2 की पावर 5। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा 10c5 अपॉन 2 की पावर 5। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 10c5 अपॉन 2 की पावर 5। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्या लिखेंगे, देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ना। इसने पूछा है द फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, वो टर्म निकालो जो कि एक्स से इंडिपेंडेंट है। कोई बात नहीं, स्टार्ट करते हैं। ये x+1 लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है, राइट। ठीक, इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। जैसे x+1 है ना, इसको क्या लिखेंगे, x की पावर 1/3 का क्यूब प्लस 1 की पावर 1/3 का क्यूब, 1 का क्यूब लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा नीचे क्या लिखा हुआ है, x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1। अच्छा जरा देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, x-1 लिखा हुआ है। x-1 के फैक्टर होंगे √x-1 और √x+1। भाई ऑब्वियस ही बात है यार, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतने बड़े क्वेश्चन पे अगर मैं सीधा अगर x की पावर वाली टर्म लगाऊँ, कैसे लगाऊंगा। पहली बात तो फॉर्मूला लगेगा, अल्फा क्या है बीटा क्या है हमें पता ही नहीं है, कैसे लगाऊंगा, हमें फील ही नहीं आ रहा, वो एक्सप्रेशन उस फॉर्म में है ही नहीं एक्चुअली। और उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर x की पावर 1/3 का क्यूब लिखा प्लस 1 का क्यूब लिखा और उसको लिख लिया √x-1 √x+1। नीचे क्या लिखा, नीचे √x कॉमन ले लिया, क्या लिखा √x-1, ये कैंसिल हो गया। क्लियर, अच्छा इधर आ जाइए। अब यहाँ पे लगाएंगे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब, क्या लगाएंगे a क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, ऊपर a क्यूब प्लस बी क्यूब लगाएंगे तो क्या आएगा, a प्लस बी आएगा, a प्लस बी आएगा और क्या आएगा a स्क्वायर आएगा माइनस ए बी आएगा प्लस बी स्क्वायर आएगा। ठीक है, नीचे आ जाइए, नीचे क्या आएगा x की पावर 2/3 माइनस x की पावर 1/3 प्लस 1। ठीक है, और यहाँ कितना आएगा √x प्लस 1/√x आएगा और इसकी पावर 10 आएगा। आ गया, यहाँ तक आने के बाद क्या होगा भैया, ये एक्सप्रेशन यहाँ से कैंसिल हो गया कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, तो यहाँ से आपके पास बचेगा x की पावर 1/3 प्लस 1। आगे चलिए √x अपॉन √x कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, माइनस 1 अपॉन √x हो गया, तो 1 अपॉन x की पावर हाफ हो गया। ठीक है ना, ये कैंसिल हो गया कि नहीं होगा, हो गया। यहाँ तक आने के बाद देखिए अभी जो एक्सप्रेशन बचा है, ये एक्सप्रेशन एक नॉर्मल एक्सप्रेशन मेरे पास बच चुका है। क्या बच गया अभी मेरे पास एक्सप्रेशन, तो मेरे पास एक्सप्रेशन बचा हुआ x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/2 और उसकी पावर 10। ठीक, x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/2 की पावर 10, ये बच गया। ठीक है, अब मैं आराम से r निकाल सकता हूँ क्योंकि मुझे अल्फा पता है, मुझे बीटा पता है, मुझे n पता है। ठीक है, व्हाट इज अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक है, तो अल्फा कौन है भाई यहाँ पर, अगर अल्फा की बात करें, राइट, अगर मैं अल्फा की बात करता हूँ तो अल्फा कौन है बेटा 1/3। ठीक है, बीटा कौन है बेटा, बीटा है 1/2। ठीक है, m कितना है बेटा, m 10 है और n कितना है, सॉरी n कितना है 10 है और m कितना है 0। समझ में आ गया, तो x की पावर 1/3 माइनस 1 अपॉन x की पावर 1/2 की पावर 10 है। अल्फा पता है, बीटा पता है, n पता है, m पता है, तो आपने फॉर्मूला लगा लिया। तो r कितना आएगा, r आएगा n अल्फा, r आएगा n अल्फा 10/3 माइनस m कितना आएगा 0, तो r आएगा n अल्फा माइनस 0 अपॉन m प्लस n, मतलब m नीचे आता है अल्फा प्लस बीटा यानी 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2 है ना, तो 1/3 प्लस 1/2, तो कितना आएगा बेटा, ये आएगा 10/3 डिवाइड बाई 5/6, राइट। तो ये आ जाएगा 2 और 2 4 आ जाएगा, राइट। तो r की वैल्यू 4 आ गई, आ गया ना, ये 6/3 S4 आ जाएगा, करेक्ट। बस सीधी सी बात है। तो ये क्वेश्चन अच्छा इसलिए पता, फेमस इसलिए क्योंकि एकदम से जब बच्चा इस क्वेश्चन को देखता है तो यहाँ क्लिक नहीं करता है, लेकिन जब आप उसके फैक्टर्स करते हो है ना, उसे सॉल्व करते हो, जैसे मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर्स किए ना, a क्यू प्लस बी क्यू लगाया तो टर्म कैंसिल हो गई, ये बचेगा। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने फैक्टर्स की कैंसिल किया तो ये बचेगा। तो इसके बाद एक्सप्रेशन एक सिंपल से क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया और ये क्वेश्चन आपका बन गया। और ये क्वेश्चन यहाँ बनने के बाद सिंपल है क्योंकि अल्फा देखा, बीटा देखा, एम देखा, एन देखा, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो अल्फा कितना हो गया 1/3, बीटा कितना हो गया 1/2, एन कितना हो गया 10, एम कितना हो गया 0। तो आर इक्वल्स टू एन अल्फा, आर इक्वल्स टू एन अल्फा माइनस एन कितना हो गया 0 अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो आर की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, आर की वैल्यू 4 आने का मतलब है द फिफ्थ टर्म जो होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। ठीक है, फिफ्थ टर्म जो होगी दैट विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो उसने पूछा फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, तो दैट टर्म इज फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म क्या होगी बेटा, फिफ्थ टर्म हो जाएगी 10c4, बस 10c4 आएगा और तो कुछ आना नहीं है क्योंकि बाकी टर्म तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आएगी, तो एक्स की पावर लिखने का मतलब नहीं है और यहाँ आएगा -1 की पावर 4, तो आंसर आएगा 10c4, ये आपका आंसर है। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है इन एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है ना, इसके एक्सपेंशन में x की पावर -7 का कोफिशिएंट, ठीक है, और इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट बराबर है, तो आपको बताना है a b की वैल्यू क्या होगी।
क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन सिंपल सा है कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर -7 का कोफिशिएंट और इसके एक्सपेंशन में x की पावर 7 का कोफिशिएंट बराबर है, तो ए बी की वैल्यू क्या होगी, राइट? तो हमें x की पावर 7 निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसके लिए r निकालता हूँ, राइट? तो ये x स्क्वायर प्लस 1/bx की पावर 11 लिखा हुआ है, ठीक है? तो यहाँ पर अल्फा कितना हुआ 2, बीटा कितना हुआ 1, n कितना हुआ 11 और आपको कितना चाहिए x की पावर 7, तो m कितना हुआ 7, ठीक है? तो r निकालने का फॉर्मूला लगाइए n अल्फा, है ना, n अल्फा माइनस m, ठीक है ना, अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यानी 5 आ गया। और अगर 5 आ गया तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट क्या होगा बेटा? x की पावर 7 का जो कोफिशिएंट आएगा वो आएगा बेटा 11c4, ठीक है, 11c4 a की पावर 11 माइनस 4 यानी 7, ठीक है, और 1/b की पावर 4 आ गया, ठीक है? इधर आ जाइए, यहाँ पर लिखा हुआ ax माइनस 1/bx स्क्वायर की पावर 11, ठीक है, ax माइनस 1/bx स्क्वायर की पावर 11, ठीक है? यहाँ पर अल्फा कितना है 1, बीटा कितना है 2, ठीक है, n कितना है 11 और m कितना है -7, ओके, ठीक है? तो अल्फा 1 है, बीटा 2 है, n कितना है 11 और m कितना है -7, ठीक है? तो r निकाल लेते हैं, तो r आएगा n अल्फा माइनस m कितना है -7 अपॉन अल्फा प्लस बीटा 3, तो r की वैल्यू 6 आ गई ना? r के लिए 6 आने का मतलब है, अब आप मुझसे पूछते हो x की पावर -7 का कोफिशिएंट, तो क्या होगा भाई? तो कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -7 क्या होगा बेटा? r के लिए 6 है, तो यहाँ लिख लीजिए कितना आएगा 11c6, फर्स्ट की पावर 11 माइनस 6 और सेकंड की पावर 6, ये आ गया, ठीक है? सिंपल, x को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप x की पावर -7 का ही कोफिशिएंट निकाल रहे हैं, तो जब आप x की टर्म्स लिखेंगे तो x की पावर -7 ही आएगा और यहाँ पर x को लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपको x की पावर 7 ही मिलेगा, राइट? चलिए, अब वो ये कहते हैं कि दोनों बराबर हैं, वो आपसे कहते हैं कि दोनों इक्वल हैं, राइट? तो क्वेश्चन में साफ कह रहा है कि इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट बराबर है, तो इक्वल कर देते हैं, तो 11c4, ठीक है, a की पावर 7 अपॉन b4 बराबर है 11c6 a की पावर 5 अपॉन b की पावर 6, ये बराबर है। ऐसा साफ साफ कहा है क्वेश्चन में क्या है कि ये कोफिशिएंट और ये कोफिशिएंट बराबर, तो आपने दोनों को इक्वल कर दिया, तो ये टर्म इससे कैंसिल हो गई, ठीक है? अच्छा, क्या होगा? ये कैंसिल होगा, b स्क्वायर बचा, ये कैंसिल होगा, a स्क्वायर बचेगा, क्लियर? ठीक है, यहाँ तक आ गया, ठीक है? यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे? यहाँ तक आने के बाद देखिए यहाँ से कितना आ गया, तो a स्क्वायर b स्क्वायर की जो वैल्यू है, अच्छा ये गलत लिख दिया मैंने, 11c6 और 11c4 कटेंगे नहीं, ओके? देखिए यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मिस्टेक्स मैंने कर दी हैं, मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा दोबारा, कहीं ना कहीं मैंने मिस्टेक करी है। देखिए हमारे पास यहाँ R5 निकल कर आया था, ठीक है ना, R5 निकल कर आया था, तो ये 11c5 आएगा, ये गड़बड़ हमने की यहाँ पर, ठीक है? R के लिए 5 निकल कर आएगी, R के लिए 5 आएगी तो 11c5 आएगा, फिर ये आएगा 11 माइनस 5 यानी 6 आएगा और 1/b की पावर 5 आएगा। ये एक बिगेस्ट मिस्टेक है जो हमने की यहाँ पर। जब हम x की पावर 7 का कोफिशिएंट लिखेंगे तो r की वैल्यू 5 थी, तो 11c r मतलब 5, फिर a की पावर 11 माइनस r यानी 11 माइनस 5 6 और 1/b की पावर 5, तो ये मिस्टेक हमने की है। तो यहाँ पर एक मिस्टेक हमसे हुई है, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा बेटा 11c5 आएगा, ठीक है, और a की पावर 6/b की पावर 5 आएगा, और ये बराबर है किसके बेटा? ये बराबर है 11c6 और a की पावर 5/b की पावर 6 के, ओके? समझ में आ गया? तो एक मिस्टेक मैंने यहाँ पर कर दी थी इस वाले पार्ट के अंदर, उसकी वजह से हमारा यहाँ पर आंसर गलत आ रहा था, राइट? तो यहाँ पर हमने सही किया, ये आ जाएगा 11c5 और 11c6 मैथ्स में एक ही होते हैं, ये गलत हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अच्छा, a की पावर 6 से गया तो a बचेगा, b की पावर से गया तो b बचेगा, तो आंसर कितना आएगा? ab = 1। आंसर कितना आएगा बेटा? ab = 1, ठीक है? तो समटाइम्स कई बार क्या होता है कि मिस्टेक्स हो जाती हैं, है ना? तो इस तरह की मिस्टेक्स नेचुरल है, तो आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से करना है। बाकी कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, सिंपल सा क्वेश्चन था, एक छोटी सी मिस्टेक हमसे हुई, बाकी अदरवाइज दैट्स ए सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन, राइट? इसका आंसर आएगा 1। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। क्वेश्चन ये है कि x की पावर 4 का इसमें कोफिशिएंट क्या होगा अगर इस एक्सपेंशन में हम निकालें तो। क्वेश्चन नंबर 1 पर चलते हैं। देखिए सबसे पहली बात क्या है, देखिए दो तरीके हैं इसके। मेरा मानना ये है कि अगर पावर 3 तक है या 4 तक है तो आप एक्सपेंड कर लो उसे, है ना, उसमें जनरल टर्म लगाने की जरूरत नहीं है। तो मेरा मानना है जैसे यहाँ पर क्या है 1 + x की पावर 4 है, तो इसे मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ आराम से। तो मैंने इसको एक्सपेंड कर लिया बाइनोमियल से, तो ये आएगा बेटा 1 + 4x+, ठीक है, 6x² + 4x³ + x की पावर 4। इसे आप आराम से बाइनोमियल से एक्सपेंड कर सकते हैं, राइट? अच्छा, इसकी अगर एक्सपेंशन की बात करें तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन होगा 1 + 5c1 x² + 5c2 x² का स्क्वायर 4। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे x की पावर 6 की टर्म्स आएंगी, x की पावर 6 की टर्म हमें नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें x की पावर 4 तक ही जाना है।
तो पहला मेथड है, चूंकि पावर्स कम हैं तो इसीलिए आप इसको इजीली एक्सपेंड कर लीजिए। एक्सपेंड करेंगे तो आपके सामने सिचुएशन सी आ जाएंगी। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ x की पावर 4 का कोफिशिएंट निकालिए। तो x की पावर 4 कैसे आ सकता है? x की पावर 4 आ सकता है इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर, यानी 1 आ गया। ठीक है, और कैसा आ सकता है? x की पावर 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है, तो 30 आ गया। और x की पावर 4 कैसे आ सकता है? x की पावर 4 इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर आ सकता है, यानी 10 आ गया। कितना आंसर आ गया? 41। बस आपको ये सोचना है x की पावर 4 कैसे आएगा। तो x की पावर 4 आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर 4 आएगा। एक्स स्क्वायर वाले को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, और 4 वाले को इससे करेंगे तो आएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर आएगा 41। ठीक है, ये हो गया मेथड नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं मेथड नंबर सेकंड पर। ठीक है, मेथड नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं। मेथड नंबर सेकंड क्या है? देखिए, मेथड नंबर सेकंड अगर हम बात करें तो क्या होगा, आप इसकी जनरल टर्म लिखिए और आप इसकी जनरल टर्म लिखिए। तो पहले वाले की जनरल टर्म क्या होगी? 4c(r1) x की पावर r1। ठीक है, इसकी जनरल टर्म क्या होगी? 4c(r1) x की पावर r1। इसकी जनरल टर्म क्या होगी? इसकी जनरल टर्म होगी भाई 5c(r2) और x स्क्वायर की पावर r2। ठीक है, तो आपने इसकी जनरल टर्म लिखी 4c(r1) x की पावर r1, इसकी जनरल टर्म लिखी 5c(r2) x की पावर 2r2। राइट, ठीक है, चलिए आ गया। तो 4c(r1), ठीक, 5c(r2) और x की पावर r1 प्लस 2r2 आ गया यहाँ तक। ठीक, यहाँ तक आने के बाद अब आपको करना क्या है? देखिए, आपने पहले वाले की जनरल टर्म लिखी, दूसरे वाले की जनरल टर्म लिखी। व्हाट वी रिक्वायर्ड x टू द पावर 4। हमें x की पावर 4 चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो 4 के बराबर चाहिए हमें चाहते हैं कि r1 प्लस 2r2 जो है वो 4 के बराबर हो। ठीक, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि r1 प्लस 2r2 4 के बराबर हो। राइट, तो बस अब आपको केसेस बनाने हैं, तो r1 के लिए रखते जाइए। चलिए मैं केसेस बना लेता हूँ। यहाँ पर r1 के लिए रखते जाएंगे। ठीक है, तो r1 के लिए 0 रखिए। r1 के लिए 0 रखेंगे तो r2 के लिए 2 आएगी। r1 के लिए 1 रखेंगे तो r2 की वैल्यू जो आएगी वो 3/2 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर r1 के लिए 2 रखेंगे, r1 के लिए 2 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, जो कि पॉसिबल है। r1 के लिए 3 रखेंगे तो ये 1/2 आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और r1 के लिए 4 आएगी तो ये 0 आ जाएगा। आगे जाने का कोई मतलब नहीं है। उसका रीज़न है, अगर मैं r1 के लिए 5 रखूंगा तो r2 नेगेटिव आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। राइट, तो ये 3 पॉसिबिलिटी बनी है, 3 केसेस बने हमारे। क्लियर? तो केवल ये 3 ही पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो आंसर क्या होगा? यहाँ रख देते हैं। आंसर क्या होगा? 4c(r1) 5c(r2), ये आंसर होगा। तो 4c(r1) 5c(r2) रखते जाइए। 4c(r1) 5c(r2) पहला आंसर, 4c0 5c2 प्लस 4c2 5c1, 4c2 5c1 प्लस 4c4 5c0। तो आपका आंसर कितना है? आपका आंसर है 10 प्लस ये कितना है 30 प्लस ये कितना है 1। आंसर कितना है? 41। तो आंसर 41 ही आएगा। तो जो आपको तरीका अच्छा लगे, जो आपको कंफर्टेबल लगे, आप उस पर जाइए। आंसर आप इस क्वेश्चन का ऐसे निकालेंगे तो भी 41 आ रहा था। ठीक, तो कम पावर्स हो ना, अगर पावर्स कम हैं तो डायरेक्ट करेंगे, जल्दी आएगा। ठीक है, और पावर्स अगर बहुत ज़्यादा हैं, पावर 12, 13, 14 इस तरह की पावर्स हैं, तो फिर आप बेटर इस पर चले जाइए। ठीक है, तो चॉइस इज़ योर्स, चॉइस आपकी है, आपको इस पर जाना है, ये आपको डिसाइड करना है। तो आंसर आएगा 41। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारे पास जेई में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए, इस क्वेश्चन के अंदर वो कहता है आपसे कि x की पावर 11 का कोफिशिएंट निकालो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब यहाँ पर पावर ज़्यादा है, एक्चुअली यहाँ पर पावर बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो पावर ज़्यादा है, इसलिए बेटर है कि हम एक्सपेंड ना करके हम डायरेक्ट जनरल टर्म लिखें। तो इसकी जनरल टर्म क्या होगी भाई? पहले वाले की जनरल टर्म होगी बेटा 4c(r1) और x की पावर 2r1। ठीक है, दूसरे वाले की जनरल टर्म क्या होगी? 7c(r2) x की पावर 3r2। ठीक है, तीसरे वाली जनरल टर्म क्या होगी? 12c(r3) और x की पावर 4r3। ठीक, तो पहले वाले की जनरल टर्म होगी 4c(r1) x की पावर 2r1, दूसरे वाले की होगी 7c(r2) x की पावर 3r2, तीसरे वाले की होगी 12c(r3) x की पावर 4r3। राइट, तो यहाँ से कितना आ गया? 4c(r1) 7c(r2), ठीक है, 12c(r3) और यहाँ पर x की पावर कितना होगा? 2r1 प्लस 3r2 प्लस 4r3 आ गया। ठीक है, अब व्हाट वी रिक्वायर्ड, हमें रिक्वायर्ड है x की पावर 11 का कोफिशिएंट। हम x की पावर 11 चाहते हैं, तो ये चीज़ बेसिकली किसके बराबर होनी चाहिए? 11 के बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, ये चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए? ये चीज़ 11 के बराबर होनी चाहिए। भाई सीधी सी फंडा है कि मुझे 11 चाहिए, तो ये चीज़ 11 के बराबर होनी चाहिए। राइट, अब बात आती है 11 आएगा कैसे? ये केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, ये सोचना पड़ेगा कि 11 कैसे कैसे आ सकता है, ये केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। इसमें कोई किसी की हेल्प नहीं कर सकता, ये आपको सोचना पड़ेगा 11 कैसे आ सकता है। देखिए, r1 के लिए अगर मैं 1 ले लूँ, ठीक है, r1 के लिए मैंने 1 ले लूँ, ठीक है, तो ये 8 हो गया, ये हो गया 2, ठीक है, 2 और ये 6। सोचना पड़ेगा अपन को,
और कैसा आ सकता है 11 कैसा आ सकता है ना, 11 अपन को लाना है। तो अगर R1 के लिए 0 ले ली जाए, R2 के लिए 1 ले ली जाए और R3 के लिए 2 ले लिया है तो 11 आ जाएगा, बिल्कुल आएगा 100%। ऐसे सोचना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चीज़ें आपको सोचनी पड़ेंगी कि अगर मैंने R1 0 लिया, R2 मैंने 1 लिया और R3 मैंने 2 ले लिया तो 11 आ जाएगा। और 11 कैसा आ सकता है, और सोचना चालू करिए, ठीक है ना। तो 11 लाने के लिए मुझे 4 और 7 11 नहीं आ पाएगा, यस 3 और 3 9, यस। तो R1 के लिए अगर 1 ले लूँ, इसके लिए 3 ले लूँ और इसके लिए 0 ले लूँ तो भी 11 आ जाएगा। 3 और 9 2 11 आ गया। और कोई तरीका सोचिए, सोचते जाइए और क्या तरीका हो सकता है 11 लाने का, ठीक। 4 तो 6 नहीं हो पाएगा, 4 और 3 9 वो भी नहीं पाएगा, ठीक है। और क्या तरीका हो सकता है 11 लाने का, यस वो अपन ने ले लिया है, 3 3 9 वो भी हो गया है। और कोई पॉसिबिलिटी सोचिए आप लोग, है ना। तो अगर मैं R1 की और कोई पॉसिबिलिटी सोचूं, नहीं वो भी पॉसिबल नहीं है। अभी मेरे ख्याल से मुझे 2 पॉसिबिलिटीज़ और नज़र आ रही हैं। एक बार मैं सोचता हूँ, वापस सोचना चालू करिए, है ना। तो अगर मैं काम करता हूँ R1 में फिक्स ही कर देता हूँ, है ना। R1 के लिए मैंने 0 ले ली, R1 के लिए मैंने 1 ले ली, ठीक है। चलिए अगर मैं R1 0 ले लेता हूँ तो क्वेश्चन क्या बनता, 3R2 + 4R3 = 11, है ना, ये बनता ना। अगर R1 के लिए 0 लेता तो ये बनता है 11, ठीक है। आप सोच लेते हैं 11 कैसा आ सकता है। एक केस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ना, एक केस मैंने आपके सामने लिखा हुआ है। अच्छा अगर मैं यहाँ पर R2 के लिए 0 से चालू करूँ तो 11/4 पॉसिबल नहीं है। R2 के लिए 1 चालू करूँ, ठीक है, तो 11 - 3 8 पॉसिबल है, ठीक है। R2 के लिए 2 ले लेता हूँ तो 11 - 2 5 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। R3 के लिए 2 ले लेता हूँ, पॉसिबल नहीं है। तो और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं, R1 = 0 पे और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं। चलिए अब बात करते हैं, है ना, R1 की वैल्यू। अच्छा एक पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है, इसका अगर मैं R1 के लिए 4 ले लूँ और R3 के लिए 1 ले लूँ तो ये भी पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है मुझे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर R1 4 हो जाए और R2 अगर अपने पास 1 हो जाए तो ये 11 हो जाएगा, करेक्ट है, ठीक है। अच्छा R1 की वैल्यू 2 लेने के बाद कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं वो मेरे को नज़र नहीं आ रही हैं, है ना, 6 और 5। और कोई पॉसिबिलिटी, एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है क्या, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं और कोई पॉसिबिलिटी मुझे नज़र नहीं आ रही। लेकिन इसमें क्या है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत वाला काम है, इसलिए नो डाउट ये वाला जो पैटर्न है थोड़ा सा क्योंकि इसमें कोई भी केस अगर हम मिस कर गया ना तो हम तकलीफ में आ जाएंगे। जैसे मैं भी यहाँ पर सोच रहा हूँ लगातार मुझे सोचना पड़ रहा है क्योंकि कोई केस मिस ना हो जाए। तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप किसी एक को फिक्स कर लो। जैसे R1 = 0 फिक्स किया, फिर आपने R1 = 1 फिक्स कर दिया, 1 फिक्स करने के बाद यहाँ 9 बचेगा, 9 बचने के बाद फिर पॉसिबिलिटीज़ बनाते जाओ, ठीक है। कैसे, R2 अगर 0 है पॉसिबल नहीं है, R2 अगर 1 है तो पॉसिबल नहीं है, R2 अगर 2 है, ठीक है ना, 6 तो पॉसिबल नहीं है, R2 अगर 3 है तो पॉसिबल है, ठीक है ना। तो R1 R2 3 है ना, ये पॉसिबल हमने बना लिया। फिर R1 के लिए 2 लो आप, है ना, R1 के लिए 2 लो, R1 के लिए 2 लेते ही कितना हो गया 4, तो वो 7 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 7 हो गया। अब 7 में वापस केस बनाओ, ये 0 होगा तो पॉसिबल नहीं है, ये 1 होगा तो पॉसिबल है, यस ये 1 होगा तो पॉसिबल है, 7 - 3 यस, ये 1 होगा तो पॉसिबल है। तो 2 1 और 1 ये लीजिए बन गया, ठीक है सर। तो इस तरह से अपन केसेस बना सकते हैं, मेरे ख्याल से तो बन गया ना ये। R1 के लिए 2 लेंगे तो ये 4 यस बन गया। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनेंगी और आप बाकी पॉसिबिलिटीज़ आप बना के देख लीजिएगा, कोई और पॉसिबिलिटीज़ बनेगी नहीं, ठीक है। बाकी अगर आप R1 के लिए 3 फिक्स करके बनाते जाएंगे, राइट। चलिए तो इसका आंसर कितना देंगे, इस क्वेश्चन का अगर आंसर हमसे दिया जाए तो हमारा आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा द फाइनल आंसर इज 4C/R1, है ना, 4C/R1, तो 4C0, है ना। इसके बाद लिखेंगे 7C1, ठीक है, और 12C2 प्लस नेक्स्ट केस बनेगा बेटा 4C1 7C3 और बनेगा 12C0, राइट। नेक्स्ट केस बनेगा बेटा 4C4, है ना, और 7C1 और 12C0, राइट। और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या बनेगी मेरे पास, लास्ट पॉसिबिलिटी बनेगी बेटा 4C2 और ये बनेगा 7C1 और ये बनेगा बेटा 12C1, ठीक है। आप ज़रूर चेक कर लें, इन सबका सम 11 आना ज़रूरी है, ठीक है। इसका सम 11 आ रहा है, इसका सम 11 आ रहा है, ये 8 और 3 11 आ रहा है और ये 4 + 3 7 + 4 11 आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। इसको कैलकुलेट करने के बाद जो भी आएगा वो आपका आंसर होगा। तो ये एक तरीका है, ठीक है। और मैं पूरा बोल रहा हूँ, अगर आप फंस जाओ, जैसे मान लो कि मैं फंस गया सपोज, ठीक है, मुझसे 11 नहीं निकल रहा, तो किसी एक को फिक्स करके खेलो। पहले R1 के लिए 0 फिक्स करके खेलो, फिर 1 करके, फिर 2 करके, फिर 3 करके, फिर 4 करके। तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो फटाफट आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये एक तरीका है, राइट। तो ये आपका आंसर है। इसका दूसरा मेथड देखते हैं। इसका मेथड नंबर सेकंड देखिए मेथड नंबर सेकंड क्या है, इसको एक्सपेंड कर लीजिए आप, ठीक है। तो ये आएगा 1 + 4x² आएगा प्लस 6x⁴ आएगा प्लस 4x⁴ आएगा, ठीक है। और लास्ट में मेरे पास x⁴ आएगा, ठीक है। इसको एक्सपेंड कर लिया मैंने, ठीक है। इसको एक्सपेंड करने के बाद मैं इस पे जाऊँगा, इस पे जब मैं जाऊँगा तो क्या आएगा 1 + 7C1 x³ आएगा, 7C2 x⁴ आएगा प्लस 7C3 x⁴ आएगा, ठीक है। आगे जाने का कोई मतलब नहीं, x⁴ 12 आएगा। अगले वाले पर आ जाइए, अगला वाला कितना आएगा 1 + 12 x⁴ 4 आएगा प्लस 12C2 x⁴ 8 आएगा
प्लस 12c3 एक्स की पावर 12 आएगा। आगे यहाँ तक ठीक है। अब वापस देखो लॉजिकली वही है, वापस आपको सोचना पड़ेगा 11 कैसे क्रिएट हो सकता है। तो 11 सोचने का तरीका वही रहेगा, कैसे क्रिएट होगा भैया, देखते जाइए। देखिए ये 1 1 और 2 मैं बताता हूँ कैसे। 1 1 और 2 कैसे आएगा, देखिए 1 1 2 का मतलब है ठीक ये इंटू 10 इंटू एक्स की पावर 8, ये बन गया आपका पहला आंसर। सेम तरीका है, आंसर वही आएगा। कैसे आया, 1 एक्स क्यूब और एक्स की पावर 8, ठीक है। तो कितना आ गया, ये कोफिशिएंट आ गया सेम है ना, 1 इंटू 7c1 इंटू 12c2, 1 इंटू 7c2 इंटू 12c2, पहला आंसर ठीक है। वापस सोचिए c1 7c3 12c2, बताता हूँ 4c1 एक्स स्क्वायर के साथ लूँगा मैं x9, एक्स स्क्वायर के साथ लूँगा मैं x9 और यहाँ पे लूँगा एक्स की पावर 0। देखिए वापस ये बन गया, ठीक है ना, ये वाला केस आ गया। समझ में आ गया। आगे चलिए फिर हम चलेंगे एक्स की पावर 4 है ना, 4c4 है ना, ये वाला एक्स की पावर 8 आ गया, एक्स की पावर 8 के साथ एक्स की पावर 3 आ गया और 1 आ गया है ना, एक्स की पावर 8 एक्स क्यूब और 1 ये आ गया। तो 7c1 12c0 4c4 1 1 हो गया, ठीक है। ऐसे लास्ट वाला निकाल लीजिए, लास्ट वाला क्या आएगा 4c2 का मतलब ये वाला एक्स की पावर 4, ठीक है, उसका 7c1 यानी एक्स क्यूब, ठीक है, और लास्ट में आएगा 12c1 यानी एक्स की पावर 4, तो भी 11 आ गया, ठीक। तो ये सोचना तो वैसे ही पड़ेगा, थॉट प्रोसेस वही रखना पड़ेगा आपको, बाकी आपकी चॉइस है, राइट। तो ये आंसर होगा, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक। चीज़ें समझाना आसान है, लेकिन हाँ अगर आप ढंग से देखेंगे तो ऐसे क्वेश्चंस करना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। थोड़ा सा टाइम जरूर लग सकता है, लेकिन जेई के हिसाब से अगर देखें तो इट्स ओके, क्योंकि जेई में वैसे भी 100% पेपर कोई अटेम्प्ट नहीं करता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए, ठीक है। इसका स्क्वायर तो हम जानते हैं, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपन खोल ही लेंगे, ठीक है। तो 1 माइनस एक्स का स्क्वायर तो अपन खोल लेते हैं, तो 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका स्क्वायर आप खोल ही लेंगे, 1 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बचा ये वाला टर्म, ठीक है, क्योंकि पावर ज़्यादा है तो उसकी जनरल टर्म लिख लीजिए। इसकी जनरल टर्म क्या लिखेंगे, 7cr एक्स की पावर 7 माइनस आर और माइनस 1 एक्स की पावर आर, राइट, ठीक है, ये आ जाएगा। अब अपन को चाहिए क्या, अपन को चाहिए एक्स की पावर 0, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले 1 को इससे मल्टीप्लाई करिए है ना, तो 1 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 7cr आएगा, ठीक है, माइनस 1 की पावर r आएगा और x की पावर 7 माइनस आर तो ये है और x की पावर आर ये रहा, तो 7 माइनस 2r आएगा, ठीक है ना। 1 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करिए तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करिए, तो माइनस 2x को इससे मल्टीप्लाई करिए तो माइनस 2 इंटू 7cr आएगा, माइनस 1 की पावर आर आएगा, और x जो है x है ना, x कितना था 7 माइनस 2r पहले से था और एक x और आ गया तो 8 माइनस 2r। अब इधर आ जाइए, प्लस 7cr आएगा, माइनस 1 की पावर r आएगा, ठीक है, और एक्स स्क्वायर पहले से था और 7 माइनस 2r तो एक्स की पावर 9 माइनस 2r आएगा। आगे समझे, ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आने के बाद हमें करना क्या है, हम चाहते हैं x की पावर 0 का कोफिशिएंट, किसका कोफिशिएंट चाहते हैं हम, x की पावर 0 का कोफिशिएंट चाहते हैं, तो पावर्स को 0 करते जाइए, ठीक है। x की पावर 0 चाहते हैं तो ये चीज़ किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, 0 के, ठीक है, ये चीज़ 0 के बराबर होनी चाहिए, तो r कितना हुआ 7/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। इधर आ जाइए, नेक्स्ट वाले पर आ जाइए, यहाँ पर भी हम x की पावर 0 चाहते हैं, तो हमने क्या किया 8 माइनस 2r को 0 कर दिया, तो r के लिए आ गई 4, आ गई r के लिए 4, और अगर r के लिए 4 आ गई तो कोफिशिएंट कितना आया -2 इंटू 7c4 और माइनस 1 की पावर 4। इधर आ जाइए, यहाँ पर क्या करेंगे 9 माइनस 2r को 0 करेंगे, तो r के लिए आ गई 9/2, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो r के लिए 7/2 पॉसिबल नहीं है, r के लिए 9/2 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर केवल ये आया, ठीक। तो आपसे पूछा गया था x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या होगा, तो आपका आंसर होगा x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा, x की पावर 0 का जो कोफिशिएंट होगा -2 इंटू 7c4, ठीक है। आंसर इज -70, आंसर इज -70, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फाइंड कोफिशिएंट। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब जैसे 1 माइनस x की पावर 4 लिखा हुआ है, इसको तो गोली मारो आप, ठीक है। और इसकी जनरल टर्म क्या लिखेंगे, इसकी जनरल टर्म लिखेंगे बेटा 9cr और x की पावर r, लिख लिया, जनरल टर्म लिख ली। अच्छा अब आपने इसको मल्टीप्लाई करा, इससे कितना आएगा 9cr आएगा, x की पावर r आएगा, माइनस 9cr आएगा और x की पावर 4 प्लस r आएगा। अब आप किसका कोफिशिएंट चाहते हो, आप चाहते हो x की पावर 7 का, किसका x की पावर 7 का, तो यहाँ तो r कितना हो गया 7, कोफिशिएंट आ गया 9c7, ठीक है। यहाँ पर कितना चाहिए 4 प्लस आर इक्वल्स टू 7, तो 4 प्लस आर अगर 7 है तो r कितना आएगा 3, r कितना आएगा 3, तो यहाँ से 9c7 मिला और यहाँ से मिलेगा 9c3, तो ये आपका आंसर है, ठीक है।
तो 9C7 माइनस 9C3 है ना, तो 9C7 और 9C3 हो गया, तो ये आपका आंसर है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, तो ये तरीके हैं क्वेश्चंस को करने के। मुझे पता था कि 1 + x की पावर 9 है, मैं इसे एक्सपेंड नहीं कर पाऊंगा, बहुत लंबा है, दैट्स वाई मैंने यहाँ जनरल टर्म यूज़ की। यहाँ पर लिखा हुआ था 1 - x की पावर 4, सिंपल सा छोटा सा पार्ट है, तो इसमें मुझे कुछ करना ही नहीं था। तो जो पावर, जिनकी पावर भी कम हो, स्क्वायर हो, क्यूब हो, बेटर ने ओपन कर लीजिए, उसमें जनरल टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, और जिसकी पावर ज़्यादा उस पर जनरल टर्म अप्लाई करिए। ठीक है, और सर से सॉल्व करिए, तो ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं। आपसे पूछा गया कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस, कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो बहुत सिंपल सी बात है। यहाँ लिखा है 1 + x की पावर 101, ठीक है, और यहाँ पर 100 लिखा हुआ और यहाँ पे 101 लिखा हुआ। तो इसमें से काम करते हैं, एक 1 + x तो अपने पास रख लेते हैं। बचा कितना, एक 1 + x की पावर 100 बचेगा, और बचेगा 1 - x + x²। समझ में आ गया, क्लियर। तो ये क्या बन गया, ये बन गया बेटा 1 + x, और ये बन गया अपने पास a + b, a³ + b³। खत्म। ठीक है, भाई a³ + b³ क्या होता है, a³ + b³ होता है a + b, a² - ab + b²। हो गया क्वेश्चन, अब ये बन गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आने के बाद अब आप क्या करेंगे, देखिए 1 + x तो है ही, और इसकी जनरल टर्म लिख लेते हैं, क्या होगी 100cr और x³ की पावर r। ठीक है, लिख लिया। अब इससे मल्टीप्लाई करो तो 100cr आएगा, x की पावर 3r आएगा, प्लस ये आएगा 100cr आएगा और x की पावर 3r + 1 आएगा। ठीक, मैंने आपको पहले ही बोला है, कई बार बोल चुका हूँ कि जहाँ पावर बड़ी हो वहाँ पे जनरल टर्म यूज़ करिए, जहाँ पावर सिंपल हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ तक आ गया। और आपको क्या चाहिए, x की पावर 50 चाहिए। क्या चाहिए, x की पावर 50, तो मैंने इसको क्या किया 50 के बराबर कर दिया। ठीक है, तो r के लिए 50/3 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। ठीक, इधर आ जाइए, यहाँ 3r + 1 50 है, तो यहाँ से r के लिए 49/3 आएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसके एक्सपेंशन में x की पावर 50 आएगा ही नहीं। ठीक, तो हम ये बोलेंगे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 50 इज 0। x की पावर 50 कोफिशिएंट 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। कोफिशिएंट ऑफ t की पावर 24 है ना, ये क्वेश्चन है। देखिए अब ये जो पावर है ना, ये पावर 12 है। ठीक है, तो पावर बड़ी है इसलिए इसकी जनरल टर्म लिखूंगा, क्या लिखूंगा 12cr और t² की पावर r, और बाकी जो की पावर बड़ी नहीं है तो मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, तो 1 + t12 + t24 + t36 आ गया। अब मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 12cr t2r आएगा, प्लस इधर इसको मल्टीप्लाई करिए 12cr t की पावर 2r + 12 आएगा। ठीक है, प्लस 12cr t की पावर 2r + 24 आएगा, प्लस 12cr और t की पावर 2r + 36 आएगा। आ गया। अब आपको चाहिए t की पावर 24। क्या चाहिए, t की पावर 24 चाहिए, तो आपने इसको 24 के बराबर किया, तो 2r को 24 के बराबर किया, तो r आएगा 12, तो यहाँ से आया 12c12। इधर आ जाइए, यहाँ पर 2r + 12 को हम 24 के बराबर करेंगे, तो r आएगा 6, तो यहाँ से आएगा 12c6। इसको अगर मैं 2r + 24 को 24 के बराबर करूँ तो r आएगा 0, तो यहाँ से आएगा 12c0। ठीक है, और यहाँ से अगर मैं 2r + 36 को 24 के बराबर करूँगा तो r नेगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्लियर, तो बस आपका आंसर आ गया। यहाँ से कोफिशिएंट आया 12c12, यहाँ से कोफिशिएंट आया 12c6, यहाँ से कोफिशिएंट आया 12c0। तो मेरा आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 12c12 + 12c6 + 12c0। भाई 12c12 1 होता है, 12c0 1 होता है, प्लस 12c6, तो आंसर आएगा 12c6 + 2। ठीक, तो इस तरह के इतने सारे क्वेश्चंस करने के बाद वी शुड कॉन्फिडेंट, कि हमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ भैया ऐसे क्वेश्चंस तो हम कर ही लेंगे। x की पावर 50, x की पावर 100, x की पावर 1000, x की पावर 99, वॉट एवर द x की पावर यू वांट टू फाइंड, वी कैन फाइंड। ओके, सिंपली आपको करना क्या वो मैंने आपको समझा दिया। अब इस तरह क्वेश्चंस का हमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म की, है ना। अब हम बात करेंगे एनजीटी की। एनजीटी मतलब न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म इसे बोलते हैं हम एनजीटी। ठीक है, अच्छा एनजीटी का क्या मतलब होता है, पहले एनजीटी का मतलब समझा देता हूँ, है ना। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब होता है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हो, है ना। वो टर्म जिसकी वैल्यू ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा हो। और ध्यान रखिएगा हमें साइन को लेकर नहीं चलना है, मतलब उससे मतलब नहीं है कि उसके साथ प्लस लगा हुआ है या माइनस लगा हुआ है। हमें न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू देखनी है कि अगर उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसे बोलते हैं हम न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म। ठीक है ना, तो विच हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो एनजीटी का मतलब द टर्म विच हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, द टर्म विच हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू, विच हैज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है, विच हैज़ द
ग्रेटेस्ट वैल्यू, ओके। और ध्यान रखना इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, इग्नोरिंग नेगेटिव साइन, समझ आ गया। द टर्म विच हैज़ द न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट वैल्यू, जो जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी वो कहलाती है एनजीटी। और एनजीटी में हम ध्यान रखना माइनस का कोई चक्कर नहीं है, हमें सिर्फ उसकी वैल्यू देखनी है कि न्यूमेरिकली वैल्यू किसकी ज़्यादा है, राइट। अच्छा, आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? जैसे मान लेते हैं मेरे पास लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई की पावर एन, ठीक है। हमने लिखा, क्या लिखा हुआ भाई, एक्स की पावर एन लिखा प्लस एन सी वन एक्स की पावर एन माइनस वन इंटू वाई लिखा, ठीक है। एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड है ये, ठीक है। ऐसे चलता जाएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और इस तरह से चलता जाएगा, एन सी आर आएगा, है ना, एक्स की पावर एन माइनस आर आएगा, वाई की पावर आर आएगा, है ना, ऐसे चलता जाएगा। आगे चलेंगे तो एन सी आर प्लस वन आएगा, एक्स की पावर एन माइनस आर प्लस वन आएगा, और वाई की पावर आर प्लस वन आएगा, और लास्ट में एन सी एन आएगा और वाई की पावर एन आएगा। आ गया, ठीक है। अब मान लेते हैं भाई कोई ना कोई टर्म तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगी ना, मान लेते हैं, हम मान लेते हैं कि लेट एन जी टी जो है इस एक्सपेंशन में जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है वो एन जी टी वो है, वो क्या है, टी आर प्लस वन है। मान लेते हैं, हमने माना अपनी तरफ से, हमने माना भाई कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वो कौन सी है, टी आर प्लस वन है, हमने माना, ठीक है। और डेफिनेटली अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसकी वैल्यू इसके बगल वाले से भी ज़्यादा होगी और इस बगल वाले से भी ज़्यादा होगी। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का मतलब विच इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू इग्नोरिंग द नेगेटिव साइन। दैट मीन्स अगर मेरी ये टर्म सबसे ज़्यादा बड़ी है तो इसकी वैल्यू इसके बगल वाले से बड़ी होगी और इससे उसके इधर वाले से बड़ी होगी, यानी इसके जस्ट भाई ऐसे लिखा हुआ टर्म्स लिखी हुई हैं, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई की पावर लिखा हुआ, तो इसमें टी वन भी आ रहा होगा, टी टू भी आ रहा होगा, है ना। ऐसे इसमें टी आर प्लस वन भी आ रहा होगा, टी आर भी आ रहा होगा, ठीक है, टी आर प्लस टू भी आ रहा होगा, राइट, ऐसे आ रहा होगा, ठीक। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म टी आर प्लस वन है, तो भैया अगर ये न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है तो इसकी वैल्यू इससे भी ज़्यादा होगी और इससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि टी आर प्लस वन की जो वैल्यू है मॉड में वो टी आर से भी ज़्यादा होगी। ये बराबर भी हो सकती है, बराबर भी हो सकती है ना, कोई दिक्कत नहीं, बराबर भी हो सकती है, दो टर्म्स बराबर तो हो सकती है ना। और इसी तरह से ये जो टी आर प्लस वन है जो इसकी वैल्यू है वो किससे ज़्यादा होगी बेटा, टी आर प्लस टू से ज़्यादा होगी, ये बराबर भी हो सकती है, ओके। ये बात हम करेंगे जब हम बहुत सारी जगह पर हम बात करेंगे कि जहाँ पर दो टर्म्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो सकती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैंने इक्वल का साइन कंसीडर किया, अदरवाइज हम इक्वल का साइन नहीं लगाते। पर कई बार ऐसा होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें दो टर्म्स न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट हो जाएंगी। बहुत आसान सा एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, जैसे वन प्लस एक्स का क्यूब आपने ले लिया, तो वन प्लस एक्स का क्यूब आप लिखेंगे तो क्या आएगा भाई, वन प्लस थ्री एक्स आएगा प्लस थ्री एक्स स्क्वायर आएगा प्लस एक्स क्यूब आएगा। अब आपने मुझसे पूछा एक्स इक्वल्स टू वन पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ। अगर आपने मुझसे पूछा एक्स इक्वल्स टू वन पर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बताओ, तो मैं बोलूँगा ये भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है और ये भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है, तो दो टर्म्स बराबर हो सकती हैं। क्लियर, कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। तो इस बात का ध्यान रखें, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म का क्या मतलब होता है, राइट। चलिए, तो यहाँ पर हमने एक फंडा लगाया, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए हम कुछ रिजल्ट निकालने वाले हैं यहाँ से। तो टी आर प्लस वन मॉड है ना, मॉड टी आर प्लस वन ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड टी आर होगा और मॉड टी आर प्लस वन टू ये रख सकते हैं, राइट। देखिए क्या आएगा, तो मॉड टी आर प्लस वन क्या आएगा, एन सी आर आएगा, एक्स की पावर एन माइनस आर आएगा और वाई की पावर आर आएगा, ठीक है। इधर आ जाइए, इधर कितना आएगा भाई, टी आर का मतलब होगा एन सी आर माइनस वन आएगा, एक्स की पावर आर माइनस वन आएगा और वाई की पावर आर माइनस वन आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा भाई, एन सी आर आ गया, ये एन सी आर माइनस वन आ गया, ठीक है, अपॉन में ले आइए, तो ये एक्स की पावर एन माइनस आर आएगा, ये मैंने गलत लिख दिया है, ये एन माइनस आर माइनस वन आएगा और ये वाई की पावर आर माइनस वन आएगा, ठीक है। तो एक्स की पावर एन माइनस आर है, ये एन माइनस आर प्लस वन है, ठीक है, ये वाई की पावर आर है, ये वाई की पावर आर माइनस वन है और ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन, ठीक है। ये चीज़ अपॉन में ये आ गई है और ये मॉड है, मॉड में अपॉन में आ गया, राइट। यहाँ तक आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या होगा, एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन का फॉर्मूला मैं कई बार बता चुका हूँ आपको कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस वन का जो फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है, एन माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, ये तो होता ही है। चलो इसकी बात करते हैं। अच्छा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, एक्स बचेगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, वाई बचेगा, ठीक है। तो ये बचेगा मॉड वाई अपॉन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू वन। आ गया, इसको उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई करके, तो ये मॉड वाई अपॉन एक्स को उधर ही रहने दीजिए, ओके, समझ में आ गया। अच्छा, ये तो है ही। अच्छा, ये आर उधर जाएगा, है ना। अच्छा, ये माइनस का आर है, ये उधर जाएगा, ठीक है। तो आपके इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा, मैं लिख देता हूँ प्रॉपर, है ना, मैं प्रॉपर लिख देता हूँ आपके पास, ठीक है। तो मैं प्रॉपर यहाँ से लिखता हूँ, क्या होगा देखिए, मॉड वाई अपॉन एक्स दिख रही है आप लोगों को, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है। तो इधर जाएगा एन प्लस वन बचेगा और ये आर उधर जाएगा और ये वाली टर्म भी आर की उधर जाएगी, ठीक है। तो ऐसे लिख देता हूँ मैं, एन प्लस वन बचेगा और क्या बचेगा, मॉड वाई अपॉन एक्स बचेगा, लेस देन इक्वल्स टू क्या बचेगा बेटा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू बचेगा आर प्लस आर मॉड वाई अपॉन एक्स बचेगा। क्लियर, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ये अपॉन में आ जाएगा
तो आर लेस देन इक्वल टू आ जाएगा n+1 अपॉन 1 प्लस मॉड वाई अपॉन एक्स, ये आ जाएगा। क्लियर? आप आराम से सॉल्व कर लो, उसमें से आर कॉमन लेके डिवाइड कर देना, डिवाइड करते ही आपको चीज़ें नज़र आने लग जाएंगी जो मैंने लिखा है, ठीक है ना। नहीं, मॉड वाई अपॉन एक्स नहीं, मॉड एक्स अपॉन वाई हो जाएगा जब डिवाइड करोगे। तो जब डिवाइड करोगे इससे आपने आर कॉमन लिया, आर कॉमन लेके बचेगा 1 प्लस मॉड वाई अपॉन एक्स, इससे इसको डिवाइड कर दीजिए तो आपको दिख जाएगा भैया यही टर्म आएगी 1 प्लस, ठीक है। मैं इसको हमेशा ऐसे याद रखता हूँ, कैसे याद रखता हूँ बेटा, आर लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकेंड का मॉड। मैंने इसको हमेशा ऐसे ही याद किया और आप भी हमेशा ऐसे ही याद करिए। क्लियर? समझ में आ गया? अच्छा, इसी तरह से अगर आप ये वाला पोर्शन सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपको यही मिलेगा, तो उसको सॉल्व करने की ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप सॉल्व करना चाहें तब कर लीजिएगा, फाइनली आपको यही मिलेगा। तो कंडीशन मेरे पास क्या आ गई एनजीटी के लिए, है ना। एनजीटी के लिए कंडीशन क्या आ गई, एनजीटी के लिए कंडीशन क्या आ गई बेटा, कंडीशन आ गई आर लेस देन इक्वल टू n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकंड। ये डायरेक्ट ट्रिक बन गई अब, ठीक। जब भी मुझे एनजीटी निकालना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, तो मैं हमेशा ये फंडा यूज़ करूँगा। कैसे? अब देखिए, यहाँ पर मान लेते हैं इसको मैंने सॉल्व किया, ठीक है, इसको मैंने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद लेट सपोज अगर मेरे पास एक्सप्रेशन आता है आर लेस देन इक्वल टू 5.4, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ आया तो इसका मतलब हमें आर की वैल्यू क्या लेनी है, अगर ऐसा लिखा हुआ आया तो आर की वैल्यू हमें 5 लेनी है। और उस केस में एनजीटी क्या होगा बेटा, एनजीटी होगा T6, 6th नंबर की टर्म एनजीटी होगी, ठीक है। और अगर आर लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, आर लेस देन इक्वल टू 5 लिखा हुआ है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में आर की हम 2 वैल्यू लेंगे। कौन कौन से लेंगे, आर के लिए हम 4 भी लेंगे और 5 भी लेंगे। और उस केस में 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। कौन कौन सी होंगी बेटा, T5 एंड T6, ठीक। तो आपको दिमाग नहीं लगाना, कल को कोई बोले कि सर आपने कैसे एक्सप्लेन किया है, तो बहुत आसान है। अगर आपको इस पर डाउट आता है तो उसके लिए सीधा सीधा तरीका आप मेथड पे चले जाओ। मेथड कौन सा, जो मैंने आपको ड्राइव किया। तो किसी बच्चे के उनमें डाउट आ जाएगी, अरे कि कैसे लिख देते हैं सर, आर लेस देन इक्वल टू सर ने 5 पर 2 कैसे लिख दिए। तो इसका सिंपल तरीका बेटा, आप मेथड पे जाओ, मेथड से सॉल्व करोगे, यू विल गेट T5 एंड T6, 100% एनजीटी मिल जाएगा आपको, राइट। तो 2 तरीके, जैसा आपको ठीक लगे, मेथड और ट्रिक, वॉट एवर यू लाइक, राइट। चलिए अब क्वेश्चन पर चलते हैं। ओके, ये 2 क्वेश्चन मेरे सामने लिखे हुए हैं। दोनों क्वेश्चन में मुझे करना क्या है, मुझे एनजीटी बताना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर सेकंड पे चलते हैं। उसने बोला फाइंड न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म व्हेन x इक्वल्स टू 1/3। कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम r निकालेंगे। क्या निकालेंगे, r, ठीक है। r निकालने का फॉर्मूला क्या था, लेस देन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकंड। ये मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वॉट एवर द फर्स्ट एंड वॉट एवर द सेकंड। फर्स्ट ये होता है हमेशा, सेकंड ये होता है, तो हमने रख दिया, है ना। तो हमने क्या लिखा, r लेस देन इक्वल्स टू n+1 का मतलब हो गया 8+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड, फर्स्ट अपॉन सेकंड, 1 अपॉन 4x, ठीक है। तो r लेस देन इक्वल्स टू 9 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन 4x, है ना। x की जगह क्या रखेंगे, 1/3, x की जगह क्या रखेंगे, 1/3, x की जगह रखेंगे 1/3, तो ये 3/4 आ जाएगा। x की जगह रखेंगे 1/3, जब x की जगह 1/3 रखेंगे तो 3/4 आ जाएगा। तो r लेस देन इक्वल्स टू कितना आएगा, 36 अपॉन 7। तो r लेस देन इक्वल्स टू कितना आएगा, 5.2 आ गया, ठीक है। तो r लेस देन इक्वल्स टू 5.2 आया। तो मैंने आपको बोला था अगर r लेस देन इक्वल्स टू 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है तो r की वैल्यू क्या होगी बेटा, 5 होगी। और न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी बेटा, 6 होगी। बस, तो ये आपका आंसर है, ठीक है। कोई आपसे पूछे कि भी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकाल के दे दो, तो लिख देना T6, 6 टर्म ही तो लिखनी है, आप लिख लोगे, आपका आंसर आ जाएगा। हम क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लिखेंगे r, है ना, लेस देन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकंड का मॉड, फर्स्ट अपॉन सेकंड का मॉड। r लेस देन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकंड का मॉड, ठीक है, ये आ गया। तो r लेस देन इक्वल्स टू कितना आ गया, 10 आ गया, अपॉन 1 प्लस 3/2 आ गया, ठीक है। अच्छा, x कितना है, x की वैल्यू 1 दे रखी है, तो x की जगह हमने 1 रख दिया, ठीक है, x की जगह 1 रख दिया। कितना आ जाएगा ये, तो ये आएगा 20 अपॉन 5। तो r लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया, ठीक। और अगर r लेस देन इक्वल्स टू 4 आ गया, इसका मतलब r के लिए 2 ले सकते हैं हम, 3 और 4। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, r लेस देन इक्वल्स टू 5 आया, तो जब 5 आया तो 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगी, चौथे नंबर की और 5वें नंबर की, ठीक है। यहाँ पर भी 2 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म होंगी। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन कौन सी हो गई बेटा, वो होगी 4 और 5, 4 और 5, ठीक है। तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगी 4 एंड 5। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड इंडेक्स। इंडेक्स का मतलब आपको n निकालना है। फाइंड इंडेक्स का मतलब बेटा यहाँ पर n कैलकुलेट करना है ऑफ द बाइनोमियल, दिस बाइनोमियल का अपन को इंडेक्स यानी n कैलकुलेट करना है। उसमें ही बोला है कि 9 टर्म इज एनजीटी। देखो, जो हम अभी तक ट्रिक लगा रहे थे ना, कौन सी वाली, r लेस देन इक्वल्स टू n+1 अपॉन 1 प्लस फर्स्ट अपॉन सेकंड वाली जो ट्रिक लगा रहे थे हम, वो ट्रिक हम इसलिए लगा पा रहे थे क्योंकि उसमें लिखा हुआ था
उसमें हम ट्रिक लगा इसलिए पा रहे थे बेटा क्योंकि हमें इसमें न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी थी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपने ऑलरेडी बोला है कि 9th नंबर की जो टर्म है वो ऑलरेडी एनजीटी है, ऐसा आप बोल रहे हो मुझे। जब आप मुझे ऑलरेडी बोल रहे हो कि 9th नंबर की एनजीटी टर्म है, इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें कुछ करना नहीं है, बस सीधी सी बात है। अगर 9th नंबर की टर्म एनजीटी है तो वो डेफिनेटली T10 से बड़ी होगी, और अगर 9th नंबर की टर्म एनजीटी है तो वो 8 नंबर से भी बड़ी होगी। ठीक है, पहली बात। ठीक है, हमें टर्म नहीं निकालनी है। जो थोड़ी देर पहले मैं काम कर रहा था r <= n+1/1 + 1/2 वाला, वो काम मुझे नहीं करना है क्योंकि वो टर्म निकालने के लिए था। यहाँ ऑलरेडी टर्म दे रखी है, ठीक है, इसलिए दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, ये करने के बाद हमने इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि उसने स्पेसिफिक बोला है कि सिर्फ 9th टर्म ही एनजीटी है। जब उसने स्पेसिफिक बोला है कि 9th टर्म ही एनजीटी है, इसका मतलब मैं इक्वल का साइन नहीं लगाऊंगा। फिर अब करेंगे क्या, कुछ नहीं, सॉल्व करना है, खत्म। तो 9th टर्म, इसकी 9th टर्म लिख लेते हैं। अच्छा, x तो 1 दे ही रखा है, x उसने 1 दे ही रखा है, तो x को लेके कोई लफड़ा था नहीं। ये x/5 है प्लस 2/5 है, लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या लिखूँगा, NC8, ठीक है, 1/5 की पावर n-8, और ये लिखेंगे अपन 2/5 की पावर 8, और ग्रेटर देन T10। T10 का मतलब हो गया बेटा NC9, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे 1/5 की पावर n-9, और यहाँ लिखेंगे 2/5 की पावर 9। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा भैया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 2/5 बचेगा। बच गया, तो अब बचा गया, देख लेते हैं भाई क्या बचा। तो 1/5 NC8 बचा हुआ है, एक तो 1/5 बचा हुआ है। ठीक है, NC8 को उधर ले जाते हैं तो क्या बचेगा, NC9 बचेगा अपॉन NC8 बचेगा। ठीक है, और साथ में क्या बचेगा, 2/5 बचेगा। ये कैंसिल हो गया। ठीक है, वापस एक चीज़ जो मैं कई बार बोल चुका हूँ आपको, NCR अपॉन NCR-1। NCR अपॉन NCR-1 क्या होता है, N माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, ये आएगा ही आएगा। साथ में इसके क्या है, 2b है भाई। ठीक है, और ये लेस देन 1 है। ठीक है भाई, ये आ गया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, ये 9 उधर चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2n बचेगा। ठीक है, 2n के बाद -8 16 बचेगा, और यहाँ पर बचेगा n9। ठीक है, तो यहाँ से n की जो वैल्यू आएगी वो लेस देन 25/2 आएगी, यानी n लेस देन 12.5 आएगा। आया? ठीक है, लेकिन बेटा अभी एक ही कंडीशन पूरी हुई है, केवल ये वाली। अभी ये वाली भी तो सॉल्व करनी पड़ेगी हमें। ठीक है, समझ में आ गया? तो अभी केवल एक ही कंडीशन पूरी हुई है, यहाँ से ये पता चल गया कि n लेस देन 12.5 आएगा, राइट। चलिए अब हम दूसरी कंडीशन लगाएंगे। दूसरी कंडीशन कौन सी है, T9 ग्रेटर देन T8, तो वो लगा लेते हैं। T9 ग्रेटर देन T8 लगाते हैं। चलिए तो लिखते हैं T9 ग्रेटर देन T8। मॉड लगाने की इसलिए ज़रूरत नहीं क्योंकि x का कोई पंगा है नहीं, x ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो T9 ग्रेटर देन T8, तो T9 लिखते हैं NC8, है ना, फर्स्ट की पावर n-8, है ना, सेकंड की पावर 8। ओके, इधर आ जाइए। यहाँ क्या लिखते हैं अपन, NC7 लिखते हैं। ठीक है, फर्स्ट की पावर क्या लिखते हैं, n-7, और सेकंड की पावर क्या लिखते हैं, 7। आगे समझ में? क्लियर? अब क्या करेंगे भाई, तुम चले गए, तुम्हारी जगह क्या बचेगा, 1/5 बचेगा। तुम चले गए, तुम्हारी जगह क्या बचेगा, 2/5 बचेगा। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, और NC8 बचेगा अपॉन NC7 बचेगा। ठीक है, और ग्रेटर देन 1 बचेगा। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व कर लेते हैं अपन लोग। सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए वापस मैं वही फॉर्मूला लगाऊंगा, NCR अपॉन NCR-1। NCR अपॉन NCR-1 कितना होगा बेटा, n माइनस R प्लस 1 अपॉन R। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 1 आएगा, ये कैंसिल हो गया, इससे 4। ठीक है, तो यहाँ से n ग्रेटर देन 11 आएगा। आया? अब आप खुद सोचो, ये भाई साहब कहते हैं कि n 11 से बड़ा होना चाहिए, और ये भाई साहब कहते हैं कि 12.5 से छोटा होना चाहिए। तो n 11 से बड़ा होना चाहिए और 12.5 से छोटा होना चाहिए, तो व्हाट शुड बी द n? n शुड बी 12। n शुड बी 12। द आंसर इज 12। ओके, ये आपका आंसर होगा। बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है, ये है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे सामने लिखा हुआ है वो ये लिखा हुआ बेटा, 10 लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ 8 लिखा हुआ है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन 2 + 3x/8 की पावर 10। ठीक है ना, उसने बोला इज एनजीटी, ये एनजीटी है, देन फाइंड रेंज ऑफ x, राइट। क्वेश्चन में बोला है कि फोर्थ टर्म ऑफ द एक्सपेंशन, जो फोर्थ टर्म एक्सपेंशन की वो एनजीटी है। स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे भाई। ठीक है, आपने बोला फोर्थ टर्म भैया एनजीटी है, इसका मतलब फोर्थ टर्म जो होगा वो फिफ्थ टर्म से बड़ा होगा। ठीक है, और फोर्थ टर्म जो होगा बेटा वो थर्ड टर्म से भी बड़ा होगा डेफिनेटली। ये फंडा हम लगाते हैं हमेशा, और वही फंडा हम यहाँ लगा रहे हैं। ठीक है, एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं चलता हूँ पहले इस वाले पर, T4 का मतलब हो गया बेटा 10C3,
है ना, फर्स्ट की पावर 10-3 और सेकंड की पावर 3, मॉड तो लगेगा ही लगेगा, मॉड लगेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इस बार x की रेंज निकालनी है आपको, ठीक है। तो T4 का मतलब हो गया बेटा R3 हो गया 10C3, फर्स्ट की पावर 10-3 और सेकंड की पावर 3, है ना। तो यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ x पे मॉड लगेगा, है ना, वो भी कर लेते हैं अपन, ठीक है। इधर आ जाता है T5 पर, आ जाए T5 कितना होगा बेटा 10C4, ठीक है, फर्स्ट की पावर 10-4 और सेकंड की पावर 4, क्लियर, यहाँ तक आ गए। अच्छा, अब क्या करेंगे भाई, मॉड लगा लेते हैं यहाँ पर, है ना, लगाना चाहे तो यहाँ मॉड लगा लेते हैं, यहाँ लगा लेते हैं, बाकी तो जगह मॉड लगाने की जरूरत नहीं है सच। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 2 की पावर 7 था, ये 2 की पावर 6 था, तो यहाँ 2 बचेगा, ठीक है, ये 2 बच गया। अच्छा, ये 3/8 का क्यूब है और वो 3/8 की पावर 4 है, मैं लिख देता हूँ। तो 2 बचा एक तो यहाँ पर, है ना, ये 3/8 की पावर 3 है, वहाँ पे 4 है तो 3/8 वहाँ बच जाएगा। और क्या बचेगा यहाँ पर, मॉड x का क्यूब बचेगा। इधर आ जाते हैं, इधर क्या बचेगा, 10C4 बचा बेटा, 10C3 बचा, है ना, 10C4 बचा यहाँ पर और 10C3 बचा यहाँ पर, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3/8 एक बच जाएगा और मॉड x की पावर 4 बच जाएगा, क्लियर, ठीक है, यहाँ तक आ गया। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद क्या करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो अब देख लेते हैं कितना आएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बचेगा भाई, देख लेते हैं। तो 10C4/10C3, है ना, 10C4/10C3, 10C4/10C3 का फॉर्मूला वापस लगाएंगे, है ना, वही लगाएंगे जो मैं बता चुका हूँ। तो लगेगा 10 - 4 + 1, 10 - 4 + 1/4, और क्या लगेगा 3/8 लगेगा, और क्या लगेगा मॉड x की पावर 4 लगेगा, ठीक है, यही आएगा, ठीक है। अच्छा, आप देख लेते हैं कितना बचेगा भाई, है ना। तो ये आएगा 4 और 64 आ जाएगा, है ना, 64 आ जाएगा, और ये कितना आएगा 21/64 आ जाएगा, राइट है। चलिए, तो मैं लिख देता हूँ, है ना। तो ये 64 आ गया इधर, एक तो 64 बचेगा, और क्या बचेगा बेटा, यहाँ से बचेगा अपने पास 21 बचेगा, और ये मॉड x का क्यूब है, मॉड x की पावर 4 है, तो यहाँ मॉड x बचेगा, ठीक है। और हम ये जानते हैं मैथ्स में कि अगर मॉड x लेस देन a हो तो x कहाँ से कहाँ तक होता है, -a से a तक होता है, ठीक है ना। अगर मॉड x लेस देन a हो तो x कहाँ से कहाँ तक होता है, -a से होता है, ठीक है। तो अगर मॉड x लेस देन a है तो x कहाँ से कहाँ तक होगा, -64/24 से -64/+64/21, ठीक। अभी क्या क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, ओके सॉरी, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी एक ही पार्ट हुआ है भाई, आपने केवल ये वाली कंडीशन लगाई सॉरी, है ना, ये वाली कंडीशन लगाई है, अभी आपको ये कंडीशन भी लगानी है, राइट। तो अब मैं कौन सी कंडीशन लगाने जा रहा हूँ बेटा, ये वाली T4/T3 वाली। चलिए, अब हम दूसरी कंडीशन लगाते हैं, है ना। तो एक कंडीशन हम लगा चुके हैं, अब हम चलते हैं दूसरी कंडीशन के बाद, T4 वाली, है ना, T4 और T3। चलिए, इसके बाद चलते हैं। तो यहाँ से लिख सकता हूँ मैं मॉड T4/मॉड T3 > 1 लिख सकता हूँ, डायरेक्टली लिख देता हूँ, इसको अपॉन में ले आया, ठीक है। अच्छा, T4/T3 लिखेंगे तो T4 कितना आएगा भाई, T4 आएगा 10C3, 2 की पावर 10-3 और 3x/8 की पावर 3, नीचे आ जाता है 10C2, 2 की पावर 8 और 3x/8 की पावर 2 > 1 आ जाएगा, आ गया, ठीक है। अच्छा, ये 10C3 है, ये 10C2 है, तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आएगा, 10C3/10C2 कितना आएगा, है ना, 10 - 3 + 1/3, ये आएगा 11, 8/3 आ जाएगा ना, ठीक है। तो 10C3/10C2 वापस फॉर्मूला लगाएंगे n - r + 1/r, तो ये आ जाएगा 8/3, ठीक है। तो बार बार मैं कर ही रहा हूँ, 8/3 तो ये आ गया। अच्छा, 2 की पावर 7 है, 2 की पावर 8 है, तो 2 बचेगा, है ना, इससे 2 बचेगा, और ये 3/8 का क्यूब है, 3/8 का स्क्वायर है, तो 3/8 बचेगा, है ना। मॉड लगाना भूल गए हम, है ना, मॉड लगाना भूल गए थे। और ये मॉड x का क्यूब है, ये मॉड x का स्क्वायर, तो मॉड x बचेगा, राइट। यहाँ तक आ गए। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ जाते हैं, ठीक। यहाँ तक आने के बाद आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है, आगे ना। अच्छा, 8 से 8 कैंसिल हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से आ गया मॉड x > 2, मॉड x > 2 का मतलब क्या होगा, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये भी पढ़ाया जाता है बेटा, जब बेसिक और लॉग पढ़ाया जाता है उसमें बताया जाता है अगर मॉड x अगर a से बड़ा है तो x बड़े से बड़ा और यूनियन छोटे से छोटा होगा, ठीक है। x बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे छोटा होगा, तो अगर मॉड x > 2 है तो x बड़े से बड़ा और यूनियन छोटे से छोटा होगा, x बड़े से बड़ा, यूनियन छोटे से छोटा होगा, ठीक है। तो x 2 से बड़ा और -2 से छोटा होगा, तो एक पार्ट ही आया और एक पार्ट ही आया, दोनों का कॉमन निकाल लेते हैं, बस खत्म काम। तो दोनों का कॉमन निकालेंगे, वही हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये कहता है भाई साहब 2 से बड़ा, और ये कहता है 64/21 से छोटा, 64/21 होगा 3 पॉइंट समथिंग, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 से बड़ा और इससे छोटा, इसी तरह से इससे बड़ा और इससे छोटा, तो लिख लेता हूँ आंसर क्या होगा। तो कॉमन आपको निकालना आना चाहिए, तो कॉमन विल बी, तो
-64/21 से लेकर -2 तक, और यूनियन 2 से लेकर और 64/21 तक, ये आपका आंसर है। ओके।